Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan. And this is your host, Sohaib Siddiqui. आज जिस शख्स ने हमें ज्वाइन किया इज़ वेरी स्पेशल पर्सन. अगर हम बात करें गवर्नमेंट की इकॉनमी पॉलिसी या फिर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो वी गेट अ वेरी बाइस पर्सपेक्टिव आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन से. तो टुडे वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव एहसन हमीद साहब विद अस. ही इज़ इन पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एज अ पॉलिसी स्पेशलिस्ट. एंड इसके अलावा इन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंसल्टेंट पॉलिसी मेकर काम किया हुआ है. तो एहसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो. Thank you, Sohaib. It's a pleasure and honor for me to be here. अच्छा एहसन भाई, आपके साथ डिस्कशन करने पे तो बहुत से टॉपिक हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे अगर वो बात करें फूड पॉवर्टी की या फिर एजुकेशन के ऊपर या फिर इकॉनमी के ऊपर. लेकिन जो है ना बेसिक मसला जो पाकिस्तान का है एजुकेशन, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जाएंगे. अच्छा, एक पिछले दिनों एक बड़ी एक रिपोर्ट बड़ी एक कॉमन थी कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर 22 के अंदर 7,65,000 बच्चा पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट कर गया हुआ है. ठीक है, अब उसके ऊपर मेनली रीज़न आप क्या समझते हो? तो या तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है टू एंटरटेन, जो कि हर साल आपका 3 से 4 लाख बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, या तो वो नहीं कर पा रहा, या फिर ये है कि जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है उनको इतनी एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन नहीं दे पा रहा. तो मेनली रीज़न क्या है इसके पीछे? This is a very concerning situation for any country. Brain drain इसे कहा जाता है, और पाकिस्तान में इस वक्त जब से इकोनॉमिक डाउनटर्न शुरू हुआ है, हम कह सकते हैं कि 2000 कोविड के बाद 2020-21 के बाद, तो एक मास हम देख रहे हैं कि माइग्रेशन हो रही है, स्पेशली स्किल्ड यंग पीपल. अब जैसे आज जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, 7,20,000 नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, और उसमें ज़्यादातर मिडिल ईस्ट जाते हैं, फिर कुछ यूरोप, फिर कुछ यूएस, डिपेंडिंग ऑन जो जिसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है या वीज़ा या फिर हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो जाते हैं. अब मसला ये है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, आपको पता है पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर है. जब भी कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो स्टेट, क्योंकि हमारी जो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन है दैट इज़ सब्सिडाइज, तो स्टेट उस बच्चे के ऊपर पैसा खर्च करती है और एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है. लेकिन वही जो बच्चा है फिर वो अपना जो स्किल है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी मार्केट में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, और वो फिर उस स्किल को बाहर की दुनिया में उसको मार्केट करता है. गवर्नमेंट तो इस पे पिछले दिनों एक प्राइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक ट्वीट आई थी, और उस पे उन्होंने बाकायदा इसको एज अ अचीवमेंट शो किया था कि 7,20,000 पाकिस्तानी बच्चे बाहर गए हैं नौकरियों की तलाश में. अब मुझे नहीं पता ये दुनिया कौन सा मुल्क इस तरह होता होगा जो कि इस पे प्राउड फील करता है. शायद गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बच्चे वापस रेमिटेंसेस भेजेंगे. तो देखिए, दैट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी. अ डायरेक्ट वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी वुड बी कि वो यहाँ पे रहें, यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें. इस वक्त पाकिस्तान के जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं दैट इज एट मैक्सिमम $3 billion. ऑन द अदर हैंड, इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स आर मोर देन $170 billion. मैं याद है मुझे मैं इसी तरह पॉलिसी कमेटी में बैठा था, वहाँ पर आईटी कि कुछ गुरुज बैठे थे, कुछ पॉलिसी एनालिस्ट बैठे थे, और कुछ गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स थे. तो वहाँ पर हमारी बात हो रही थी कि आईटी पॉलिसी के ऊपर. तो मैंने, क्योंकि आई वाज द यंगेस्ट और थोड़ा सा मैं हमेशा ज़रा एम्बिशियस बात ही करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे उन्हें बात की कि वी शुड एम कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स $10 billion हो. तो सारे हंसने लगे कि यू आर यंग एंड यू आर हॉट हेड, और आपको पता नहीं है कि कैसे होता है क्या नहीं होता. तो मैंने उन्हें कहा, देखें आप टारगेट क्यों हायर सेट नहीं कर रहे? दे वर लाइक हम 3-4 बिलियन तक, 5 बिलियन तक अपनी. मैंने कहा, देखा आप हाई टारगेट सेट करें, तो अगर 10 बिलियन करेंगे तो आप कहीं जाके 6-7 बिलियन पर यू कैन सेटल. एंड व्हाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पर आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आईटी प्रोफेशनल्स को क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? आप देखें बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें, वियतनाम को देखें, ताइवान जैसे छोटे मुल्क के देखें कि थ्रू देयर आईटी पोटेंशियल दे हैव boosted their economy, and this is the new export. अब आप दुनिया में गंदम और मैंगोज और ये बेच के आप नहीं पैसे कमा सकते. यू हैव टू एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर. तो ये मेरा एक वहाँ पे गुजारिश थी. तो आई थिंक जो आपका सवाल है कि दिस फिनोमेना ऑफ ब्रेन ड्रेन, यस इट इज़ कंसर्निंग फॉर अवर कंट्री इन द लॉन्ग रन एज वेल, बट एज वेल एज इन द शॉर्ट रन, बिकॉज यहाँ पर ज़रूरत है अभी भी. आप अगर देखें तो a lot of doctors also, आपको पता है यहाँ पे, even my younger brother, he is an student of the MBBS. उसका क्या है कि यार मैं MBBS करूं और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है. अगेन वो कहता है मैं यूके जाऊंगा, वहां पे अपना प्रोफेशन. अब अगर सारे डॉक्टर बाहर जाएंगे, पाकिस्तान में अभी भी आपको पता है कि जो पर कैपिटा डॉक्टर्स हैं दैट इज वे लो देन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनी
हॉस्पिटल और फॉर नंबर ऑफ पीपल जो 1000 पीपल के अगेंस्ट उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ये सिचुएशन रही तो आपकी सारी क्रीम जो है वो तो फिर आपका बाहर चला जाएगा, आपकी यहाँ पे इकोनॉमी को सस्टेन कौन करेगा? वेरी कंसर्न। इसकी मेन रीज़न क्या हो सकती है? इधर कि गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, या फिर अगर जॉब्स मिल जाती होती हैं तो इतना लुक्रेटिव किस्म का करियर प्रोवाइड नहीं कर पाते, या फिर इसकी कुछ और है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ के मसले हैं, पीस का मसला है, क्योंकि लोग बाहर जाते होते हैं मेरे ख्याल से उतने ही, वो शायद कहने को जो उनकी जॉब होती है 8,000 10,000 डॉलर की होती है, लेकिन अल्टीमेट जो उनकी सेविंग आ रही होती है वो तकरीबन 3 या 4 लाख पर मंथ वो कमा रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान में अगर आप करियर को दो तो मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद अगर आपके अंदर वाकई टैलेंटेड हो ना, यहाँ तक पहुँच जाते होते हो। तो मेन मसला कहाँ पे आ रहा है रिटेन करने के ऊपर? या तो ये एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट क्या है, या फिर कोई पीस या लॉ के ऊपर ये चीज़ें? देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और कुछ उसमें है जो आपने जिक्र भी किया है कि यहाँ पर अगर या तो पहले कुछ लोग होते हैं जिन्हें जॉब ही नहीं मिलती, जो थोड़े से लो स्किल्ड होते हैं, या फिर क्वालिफिकेशन उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, या फिर वो शायद उनमें वो विल नहीं होती कि यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी जॉब मार्केट इज़ कम्पिटिटिव, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है, तो शायद वहाँ यहाँ से कोशिश करके फिर डिसहर्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बेचारे अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन नहीं, दे डोंट स्कोर अ जॉब। सेकंड नंबर पे वो लोग फिर आते हैं जिनके पास जॉब्स तो हैं बट दे डोंट थिंक दे आर बीइंग कॉम्पनसेटेड वेल, और वो फिर इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स, वो फिर इन सर्च ऑफ लुक्रेटिव पैकेजेस, वो फिर बाहर के मुल्कों में जाते हैं। गल्फ में ये है कि गल्फ में उन्हें बड़ा इजी वो मिल जाता है, एक तो टैक्सेस आर वेरी लो, और वहाँ पर इंजीनियर्स की और इवन डॉक्टर्स के लिए, कुछ मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर बैंकिंग सेक्टर में भी है, मिडल ईस्ट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। थर्ड आ जाता है कि ओवरऑल इस वक्त आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक मायूसी फैली हुई है। देयर इज़ वो डूम्सडे कॉल यहाँ पर है कि द मुल्क इज़ डिफॉल्टिंग, इकोनॉमी इज़ गोइंग बैड, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो एक साइकी भी बनी हुई है ना, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। शायद उस तरह के डूम्सडे सिचुएशन ना हो, लेकिन ये भी एक यंग जनरेशन में, जो कि शायद वो बच्चा जो कि अभी 7वें 8वें सेमेस्टर में है, वो अभी से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि यार ये मुल्क तो शायद इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो उससे अगले साल डिफॉल्ट कर जाएगा, मैं उससे पहले छोड़ देता हूँ। तो ये जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और फिर आ जाते हैं और सिक्योरिटी और ये तमाम चीज़ें, दीज आर सेकेंडरी इश्यूज। अच्छा चलें, अगर 7,65,000 अगर आपका बच्चा मुल्क से बाहर गया हुआ है तो उसके अंदर चलें आपका तकरीबन शायद 90,000 के करीब आपका हाई स्किल्ड आपका है, आपकी पॉपुलेशन है जिसमें इंजीनियर्स डॉक्टर वगैरह आपके आ जाते होते हैं। चले 350,000 आपके आ जाते हैं, सारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर आते हैं, लेकिन इसके टॉप पे जो अनस्किल्ड लेबर जो जा रही है पाकिस्तान से वो 350K है। तो वहाँ पे जाके उनको नहीं पता होता कि उनकी जॉब वहाँ पे है या नहीं है। सेकेंडली अगर वो चले भी जाते हैं तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से। दे हैव टू बिल्ड देमसेल्फ, स्किल सीखने एक्वायर करने हैं। अगर वहाँ कर भी लेते हैं उसके बाद भी जाके उनको ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको उतना ज़्यादा कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है। अगर वही बंदा जाके पाकिस्तान से कुछ सीख के जाए, लेट से कोई भी हुनर लेके जाए, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, उसको अच्छी गाड़ी, इंटरनेशनल लाइसेंस उसके पास आ गया हुआ है, तो वो बंदा जाके बेहतर तरह से अर्न कर पाएगा। एक ये वजह है। अच्छा, इसके साथ ही अगर वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, लो आपकी कह लो कि आपकी इतनी ज़्यादा वहाँ पे पैकेज अच्छे नहीं है, अब वो बंदे जाके अब पाकिस्तान आइदर दे आर इन मिडल ईस्ट या फिर आप कह लो कि यूएई के अंदर है, तो पाकिस्तान आने वो 3 से 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन कॉज हो रही होती है फैमिली के अंदर भी, उनके अंदर भी हो रही होती है। दूसरा, वहाँ पे लेट्स से कि इतनी सैलरी नहीं है जो पाकिस्तान भेजते हैं ना, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में रह के ही बेहतर कमा सकते हैं, या फिर तो इसके ऊपर हाउ वी कैन गेट बेटर, कि उनके लिए हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नज़र आता है रेमिटेंस आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली ना उस बंदे के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो। तो इसका सोल्यूशन कहाँ पे, वो किस हम कैसे अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं पाकिस्तान? इसके लिए जो हमारे पास सबसे अच्छी मिसाल है वो है फिलीपींस की। फिलीपींस की इतने बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी ऑफ देयर वर्कर्स आर इन मिडल ईस्ट। दुबई में आप जाएं तो किसी भी ऑफिस में आपको ऑफिस बॉय से लेकर मैनेजमेंट की पोजीशंस तक सारे आपको फिलिपिनोज मिलेंगे। फिर रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं एज अ शेफ, लॉट ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। आप उनसे बात करें तो आपको पता लगे कि दे हैव सर्टिफिकेशंस, और नॉट फ्रॉम दुबई और फ्रॉम मिडल ईस्ट, बैक इन देयर कंट्री। वो एक प्रॉपर उसी चीज़ के जिस काम के लिए वो जा रहे हैं उनके पास वहाँ की एक छोटी सर्टिफिकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, जो कि गवर्नमेंट, जिस तरह हमारा यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का हमारे बने हुए हैं मिनिस्ट्रीज हैं और उसके सेंटर्स हैं फिर डिफरेंट अंडर दैट मिनिस्ट्री, तो वहाँ पर जो उनका जो टैवेट है वो बाकायदा उनको ट्रेन कर रहा है। अगर किसी ने वेल्डर बनना है, आओ 6 महीने का कोर्स करो, वेल्डर बनो, वीज़ा लगाओ, दुबई जाओ।
यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि वो यहाँ पे वो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता मैंने काम क्या करना है। वीज़ा लगाया, किसी एजेंट के थ्रू वहाँ पहुँच गए, फिर जॉब सर्च शुरू हो गई या फिर थ्रू देयर नेटवर्क्स एंड पीयर्स किसी को कहाँ पे कोई लेबर के लेवल पे कोई काम मिल गया, कोई कहीं कोई मज़दूर पेंटर बन गया, तो कोई वेल्डर बन गया, तो कोई कारपेंटर बन गया। लेकिन वो वाला स्किल उसके पास वो नहीं होता जो रिक्वायर्ड होता है उन मार्केट्स के लिए, और ना उन्हें ये पता होता है कि मैंने अपनी पैकेजेस किस तरह आई हैव टू बेटर नेगोशिएट। वो तो तब पॉसिबल हो व्हेन दे आर क्लियर अबाउट द वर्क दैट दे आर डूइंग, और वहाँ पे जॉब मार्केट की अवेयरनेस हो। फिलीपींस में उन्होंने सिस्टम ये बनाया हुआ है कि बाकायदा मिडल ईस्ट की जो जॉब मार्केट है उसके रिसोर्स सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। दे गेट अवेयरनेस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट सेंटर्स कि वहाँ पर किस किस्म की जॉब्स मौजूद है, उनकी सैलरी पैकेजेस क्या हैं, हाउ यू हैव टू नेगोशिएट एज अ वर्कर, आपके वहाँ पे राइट्स क्या हैं। हमारे यहाँ वर्कर्स जाते हैं, उन बेचारों को अपने राइट्स का नहीं पता होता, एक्सप्लॉइट होते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर्स के हाथों। फिर 2-2 3-3 साल बाद बेचारे आ रहे होते हैं और दे अल्टीमेटली दे आर किक्ड ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स। बहुत सारे, आपको पता है जब ये मिडल ईस्ट में क्रंच आया प्री कोविड, बहुत सारे लोग आ गए पाकिस्तान वापस, और नाउ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हियर इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज लाइज ऑन द गवर्नमेंट एज वेल कि वो यहाँ पे इस तरह के क्या, कौन से रिसोर्सेज, कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी अवेयरनेस दे रहे हैं, सेंसिटाइजेशन दे रहे हैं इन लोगों को जो बाहर जा रहे हैं। इस पे फ़ख्र तो महसूस करती है हमारी गवर्नमेंट कि यार ये लोग जा रहे हैं और रेमिटेंसेस। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात है कि ये जो वर्कर्स जाते हैं, इनकी रेमिटेंसेस दे डोंट अमाउंट फॉर अ लॉट। ये 1000 दरहम, 2000 दरहम एट मैक्सिमम ये सैलरी वहाँ पे ले रहे हैं। तो ये आपको कितनी रेमिटेंस भेज देंगे? आपकी जो रेमिटेंस का टारगेट है वो फिर आपका वो जो है, जो स्किल्ड वर्कर है जो कि वहाँ पे 8-10 हज़ार दरहम मिडल ईस्ट में स्टार्टिंग सैलरी ले रहे हैं, वो शायद वो पैसे भेजे तो दे अमाउंट फॉर समथिंग, बट ये वर्कर्स दे डोंट अमाउंट फॉर अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, तो एक और रीज़न भी है ना कि पाकिस्तान में ऑल्दो गवर्नमेंट को देखा जाए काम कर रही है, मेरे ख्याल से काफ़ी इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जो टेक्निकल वोकेशनल के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन आता है सोसाइटी के अंदर कि जो है ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट को इतना एक रिस्पेक्टेबल एजुकेशन समझा नहीं जाता मार्केट के अंदर ना। अगर आप किसी एक गाँव के बच्चे से पूछेंगे उसने क्या करना है, वो कहेगा मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने कोई वेल्डिंग का काम नहीं करना। ऑल्दो उस परसूट के अंदर वो जाके शायद इंजीनियरिंग ना कर पाए, लेकिन कहीं और सेटल हो जाए ना वो। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। और गवर्नमेंट कैसे अवेयरनेस लेके आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी काम हो रहा होता है सारा अर्बन सेक्टर में आपका काम हो रहा होता है। आप जो भी देख लो, मेन आपके सिटीज़ है, लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, यहाँ पे जाके आप इंस्टीट्यूट बन जाते होते हैं, ठीक है। अब वो एक बंदा जिसने सुना हुआ है गाँव में, यार मेरा वो कज़न दूर से गया था, कज़न गया था मैं इस्लामाबाद, उसने वहाँ पे कोई ट्रेनिंग ली और वहाँ जाके वो दुबई चले गया। उसके माइंड में सिर्फ ये है। अब वो बंदा रूरल एरिया से इधर यहाँ पे ट्रैवल करके आ रहा है, उसकी एक कॉस्ट लग रही है, क्लैरिटी उसके माइंड में है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि यार जो इंस्टीट्यूट है, रेदर देन कि आप अर्बन सेक्टर में ठीक है खोल रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है ना, इस तरह माइग्रेशन भी लिमिट कर पाओगे। रूरल एरिया के अंदर वो चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि वो आपका मैक्सिमम लेबर है जिसने स्किल लेबर बन के जाके आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है। तो इसको आप कैसे देखते हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट को? जो टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं, उनका तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो नेटवर्क है वो तो अभी भी बहुत लिमिटेड है। और ख़ास तौर पे आप साउथ पंजाब, फिर हमारा जो फाटा का एरिया है, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केपी, फिर आप बलूचिस्तान में देखें या फिर आप इंटीरियर सिंध में देखें, तो वहाँ पे तो वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और जो है भी वो बहुत ज़्यादा उसका वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं, या फिर उनके पास वो, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में तो आपको पता है आपको क्लासेस से ज़्यादा आपको वेयर हाउसेज और वो वाली वो आपको चाहिए, तो वो वेयर हाउसेज का वो उनका वो लेवल भी नहीं है। मुझे याद है कि मैं बैक इन 2015 आई वाज ऑप्टेड इन ये खैबर पुख्तनख्वा में फर्स्ट एवर टेफ्टा बना था, क्योंकि पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, उसके बाद इसको उन्होंने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, उसको इन्होंने टेफ्टा बना दिया। तो उन्होंने मुझे उसमें एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख लिया। आई वाज ओनली 22 ईयर ओल्ड बैक देन। और मुझे याद है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था यूईटी में, तो वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ, तो उसी के वाइस चांसलर भी उसी हमारे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर थे। तो पहले मीटिंग हुई तो उस पे एक ओवरव्यू उन्होंने हमें दिया कि व्हाट इज़ द स्टेटस, करंट लैंडस्केप क्या है हमारे टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का। 2015 में तो और भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और बहुत सारी चीज़ें नॉन एक्सिस्टेंट थी। मुझे याद है कि जो वहाँ पे जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, तो पेंटियम 2 कंप्यूटर पड़े हुए थे उस टाइम टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स में, जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। आई गेव अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ भी थे। मैंने कहा कि यार आप एक जॉब फेयर भी कराएं और एक
जो करियर काउंसलिंग बेसिकली है, क्योंकि हमारे बहुत सारा जो टेक्निकल एजुकेशन के लोग हैं वो वही मिडल ईस्ट जाते हैं। मैंने कहा आप एक लिएजन क्रिएट करें विद देयर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो यूएई की है और विद केपी, और आप उनसे सीखें, उनसे पूछें, नॉलेज एक्सचेंज करें, आइडियाज़ एक्सचेंज करें और उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस इंपोर्ट करें कि भाई आप क्या ज़रूरत है, हम उस तरह की करिकुलम डिज़ाइन कर लें। तो मेरी बातें बहुत ज़्यादा लोगों को, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, उन्हें अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मैं तो जो बता रहा था लेकिन करना उन्होंने था इम्प्लीमेंट, बिकॉज दे आर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट मीटिंग में भी उन्होंने बुलाया, उसमें मैंने कुछ और इस तरह आउट ऑफ बॉक्स बातें कर दी। तीसरी मीटिंग में उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया कि आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स बातें करते हैं और छोटा मुंह बड़ी बात, तो बस उन्होंने दे किक मी आउट ऑफ द बोर्ड। हालांकि आपने काफी अच्छा एक सोल्यूशन दिया, प्रैग्मेटिक सोल्यूशन की pragmatic solutions थी, and चाहिए back then it was a lot of different, क्योंकि वो brainstorming हो रही थी, तो I was giving a lot of different ideas, bringing a lot of different ideas to the table. So they stopped calling me to those meetings. मेरे लिए एक बड़ा एक शॉकिंग वो था कि देखें यहाँ पे ये they want to continue the status quo and they want to do things at a certain pace. ये और ज़रूरत इस वक्त ये है कि at war footing चीज़ें हों, because Pakistan has missed the phase of the industrialization जो बाकी दुनिया में किक ऑफ हुआ था, वो हम वी आर स्टिल वो वाला अभी डिजिटल एज में तो हमने करना ही करना है, हमने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को हमने पार करना है। तो मेरे ख्याल से ये काम वॉर फुटिंग पे होने चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, दे वांट टू डू थिंग्स एट अ वेरी स्लो एंड सर्टेन पेस। तो टेक्निकल एजुकेशन में अ लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स आर देयर, और मेरे ख्याल से उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना है, अपने नेटवर्क्स बढ़ाने हैं, और ये जो फार फ्लंग एरियाज हैं इनको आपने रीच आउट करना है। तो कोई नंबर या कोटेशन है आप लोग के पास कि जब बैक इन 2015 जब आप लोग काम कर रहे थे कि लेट्स से कि जिस तरह से आपको एक इनिशियल सेशन दिया गया था कि पाकिस्तान में सूरत हाल है अनस्किल्ड लेबर की, हमने इसको यहाँ पे ट्रेन करना होगा, तो मतलब एक विजन होता है ना, मतलब ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो जाता कि आपने बस तो आपने खोल दिया, आप यहाँ पे लोग आएंगे और वो काम करेंगे, बाहर चले जाएंगे। एक पूरा का पूरा विजन, एक रोड मैप बनता होता है। तो उसके हवाले से मतलब उस टाइम पे बैक इन 2015 वो विजन क्या था, अगर आप हमें थोड़ा बता सकें। मुझे तो उन्होंने 2 मीटिंग्स के बाद बुलाना ही छोड़ दिया था, अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं विजन शेयर कर लेता, लेकिन there were only a few hundred technical colleges back then. अब मुझे रिसेंट नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट इन टच विद द मिनिस्ट्री, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा उन्होंने उसके बाद एक्सपैंड किया होगा, बट आई थिंक आपके पास, आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इसमें एक और चीज़ जो आपने बात की और अभी मेरे जहन में आई कि देयर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड विद द टेक्निकल एजुकेशन, और मेरे ख्याल से इट हैज़ टू डू अ लॉट विद द कल्चरल एस्पेक्ट एज वेल, कि बच्चे ज़्यादातर यही सोचते हैं कि शायद मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूंगा तो इट इज़ अ वाइट कॉलर जॉब और मैं शायद ज़्यादा पैसे कमाऊँ। अगर आप देखें तो शायद यहाँ पे जो एवरेज अगर लोकल फर्म्स हैं तो उसमें इंजीनियर की सैलरी मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग 35,000 40,000 रुपए होगी, लेकिन अगर एक प्रॉपर एक सर्टिफाइड टेक्निकल उससे कॉलेज से निकला हुआ एक इलेक्ट्रिशियन निकलता है, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जहाँ 40,000 रुपये ले रहा है, तो मेरे ख्याल से एक इलेक्ट्रिशियन अगर 1-2 घरों के ठेके भी ले ले और ये सिर्फ हम इस तरह के इस्लामाबाद के जो ये सेक्टर्स हैं इसमें वो घरों में अपनी सर्विसेज दे या एक छोटी सी कंपनी खोल ले, अपने साथ 1-2 दोस्त और मिला ले, तो मेरे ख्याल से ही कैन अर्न ईजिली इन 6 फिगर्स। और हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिशियन घर पे आता है मैं अक्सर उससे पूछता हूँ कि हाउ इज़ इट गोइंग, तो आई थिंक ही इज़ डूइंग वेल। तो ये एक स्टिग्मा भी है, गवर्नमेंट तो ठीक है जो कर सकती करेगी, लेकिन लोगों को भी साइकी चेंज करनी होगी कि सिर्फ इस मुल्क में ये 2 फील्ड्स नहीं है या 3 फील्ड्स नहीं है कि आपने या इंजीनियर, डॉक्टर या MBA करना है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, और ये भी है काम करने के। अगर आप खुद नहीं कर सकते एज अ टेक्नीशियन, आप खुद एक छोटी सी अपनी फर्म खोल ले, अपने साथ लोगों को हायर करें, अपने जो आपके ग्रेजुएट्स हैं आपके साथ उन्हें ही आप मिला के अपने लिए एक छोटी सी फर्म खोलें एंड बी योर ओन बॉस। मेरे ख्याल से वो अवेयरनेस की कमी है पाकिस्तान के अंदर ना। अब खैर बूट कैंप्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन अगेन वो सब कुछ हो रहा है ना एक बड़े मखसूस तबके के लिए हो रहा होता है, जिसको पहले से अवेयरनेस पता है, जिसको पहले से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो जाके वो ट्रेनिंग लेगा, वो जाके अच्छा अर्न कर लेगा। लेकिन जो पीछे बच जाता है 95% आपका जो एक मैथ्स बच जाता है, उसके लिए प्रैक्टिकली पॉलिसीज बनती होती हैं, सब कुछ उसके लिए हो रहा होता है ऑन पेपर, लेकिन फ़ायदा आपका 5 मिनट उठा के लेके चले जाता है वहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और जो मेरा एक है ऑब्जर्वेशन है, अगर आप वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो मेरे ख्याल 2 किस्म के मसले होने चाहिए।
नंबर 1 कि आपका जो इंस्टीट्यूट जो आपको स्किल प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो अप टू डेट है कि नहीं है? उसके साथ मार्केट के साथ नीड्स कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है? सेकेंडली, जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, क्या इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि समवेयर आई वाज रीडिंग द नंबर के पाकिस्तान में तकरीबन 22 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है, जिसकी एज 5 से 16 साल के दरमियान है। अब इवेंचुअली इस जो मैथ्स ने आके ना, इसने इंजीनियर डॉक्टर तो बनना नहीं है अब जाके, इसने आइदर या तो स्किल लेबर बनना है या फिर अनस्किल लेबर जाके बनना है। तो अल्टीमेटली इसका 80 या 70% में जब यहाँ पे आके ऐड होगा, दैट मेक्स अराउंड 15 मिलियन। तो बड़ा एक आपके पास, आपको पता है कि कैपेसिटी पे लोड पड़ने वाला है। तो क्या हमारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की आपको इंटेंशन नजर आती है कि वो प्रिपेयर्ड है इन चीज़ों के लिए? नहीं, आप अगर टेक्निकल कॉलेज में आपने जाना है तो उसके लिए आपको तो मैट्रिकुलेशन और ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। आपको तो वो वाली स्किल्स वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते। टेक्निकल कॉलेज में जाने का भी एक प्रॉपर जैसे मैं देख रहा था कि आपके वेल्डिंग के कोर्सेज आ गए हैं, ड्राइविंग के कोर्सेज आ गए, जो 6-7 महीने आप आके करते हो, जाके बाहर जाके जो कि एक लो स्किल्ड आप जाके काम कर रहे हो, जो मिडिल ईस्ट वगैरह में काफ़ी डिमांड वगैरह, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें करनी है। हाँ, अगर वो वाले उन कोर्सेज़ की आप बात कर रहे हैं तो यस, देयर आर दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़। लेकिन मेरे ख़्याल से इसको एक प्रॉपर इसकी असेसमेंट होनी चाहिए कि जिस मार्केट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम सिर्फ मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, वी शुड लुक बियॉन्ड। आपको पता है इस वक्त कनाडा की जो इमिग्रेशन है, इंजीनियर्स से ज़्यादा वेल्डर्स और ये जो वो है ट्रक ड्राइवर्स, इनकी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। नीड वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप उनके जॉब पोर्टल्स देखें तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स जो हैवी वो व्हीकल्स होते हैं उनके, फिर वेल्डर्स, कारपेंटर्स, ये मेसन्स, इनकी वहाँ पे ज़रूरत उनको इससे ज़्यादा है, बिकॉज वाइट कॉलर जॉब्स की एक अपनी एक सैचुरेशन है इन कंट्रीज में भी। लेकिन इन लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है और इंडियंस इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, फिलिपिनोस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कनाडा ने फिलिपीन को ऑन अराइवल वीज़ा दिया है इन कंट्रीज को, तो वो इनको कैपिटलाइज कर रहे हैं और अपने लोगों को धड़ाधड़ भेज रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन नहीं है। चले, अगर आपने इन अनस्किल्ड वर्कर को भेजना है, आप मिडल ईस्ट में आपको पता है एक उधर भी एक लेवल ऑफ सेचुरेशन है, तो आप एक्सप्लोर करें, कनाडा भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, यूरोप में इस वक्त दे रहे हैं इस तरह के अनस्किल्ड वर्कर्स को वीज़ाज दे रहे हैं। तो फिर वो वाला आप उसको यूटिलाइज करें। और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे वो नहीं हो पा रहे बिकॉज एजुकेशन नहीं है और आप चाह रहे हैं कि रेमिटेंसेस को के लिए आप यूज़ करें, then there should be a strategy instead of just boasting कि इतने लोग मुल्क से चले गए हैं in search of jobs. What are you providing as a government, as a state? आप उन्हें क्या equip कर रहे हैं? तो equip them with the skills and the right information. यहाँ पे वो बेचारे का जो है ना, वो एजेंट्स के थ्रू हाथों यूज हो रहे होते हैं। कोई एजेंट उनके साथ धोखा कर लेता है, पैसे ले लेते हैं, तो या फिर उन्हें ख्वाब दिखाते हैं कि जॉब्स ये हैं, जब वो जाते हैं वो लो सैलरी होती है। तो ये वाली अवेयरनेस भी मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। और हमारा जो ये टेवेट डिपार्टमेंट है, तो या फिर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा स्टाफ है, क्या अच्छा, मसला कहाँ पे आता है? आपके जितना भी एनालिसिस ऑब्जर्वेशन है, आइदर हमें फंड्स की कमी है कि हमारा कोई बजट के अंदर इतने पैसे नहीं एलोकेट कर पाते हैं एजुकेशन के लिए, एग्जीक्यूशन का मसला आ रहा है वहाँ पे, या इंटेंशन का मसला, जैसे आपने बताया 2015 के अंदर जो आपको मतलब बोलने नहीं दिया, या 2 तीसरी मीटिंग में कहा चलो ठीक है एहसन साहब आप जाएं, हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? या फिर करप्शन का मसला, मतलब आप क्या समझते हो कि अगर फ्रेमवर्क बनाया जाए, मतलब क्या मेजर चीज़ें, क्योंकि अब तो काफ़ी इंडिपेंडेंट बोर्ड बनना शुरू हो गया, केपी के इंडिपेंडेंट बोर्ड बन गया, पंजाब के अंदर बन चुका है, जो कि इसका मेन फोकस यही है कि अपलिफ्ट करना है। तो मतलब सोल्यूशन, चीज़ें हो रही हैं ऑन पेपर, पॉलिसी बनती होती हैं, डिस्कशन आके मीडिया ब्रीफिंग हो जाती होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा होता। अगर होता अभी 6-7 महीने होते, गवर्नमेंट चेंज होती है, वो खत्म हो जाता है। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि मेजर चैलेंज कहाँ पे आ रहा है? देखें, रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो वी हैव टू एक्नॉलेज कि वो है पाकिस्तान का एट द गवर्नमेंट लेवल एज वेल। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट, आई थिंक एक तो यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ टास्क बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो सेम काम कर रहे हैं। वो जो है ना, जो डिस्टिंक्शन ऑफ वर्क है, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक जो ये ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, इसका भी अपना एक स्किल्ड लेबर का एक अपना फंड है, और आपके पास टेवेट का भी है। तो व्हाई नॉट डू सम कोलैबोरेशन, और उस या फिर एक को ख़त्म करें, दूसरे को एम्पावर करें। इस तरह और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिपीटेटिव वो हैं, काम कर रहे हैं। अब आप देखें कि हमारा एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इदारा है जिसका काम है कि बाहर की दुनिया से इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। आपने अभी एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एक नई बना दी है, जो कि सिविल मिलिट्री बोथ एक वो है, इनिशिएटिव है।
अब वो कह रहे हैं कि जो ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि 4 अरब रुपए हमें दे कि हम उसका ऑफिस सेटअप करें। तो यानी अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी बनाई है तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिर क्या ज़रूरत है? वहाँ पर सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, डीजीज़ हैं, स्टाफ है, फिर उसे ख़त्म कर दें। अगर आपने इसी को एम्पावर करना है, ठीक है, आप करें काम बाहर की इन्वेस्टमेंट लाने पे, लेकिन ये रिपिटिशन क्यों है? Why utilization of the public money on two different organizations जिसका काम ही सिर्फ एक ही काम करना है? तो गवर्नमेंट लेवल पर ये भी है। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि जो काम होने चाहिए रिफॉर्म लेवल पर, अब एक मिनिस्टर आता है फॉर एग्जांपल, एक टेक ओवर करता है किसी डिपार्टमेंट का, वो चाहता है कि मैं नंबर बनाने के लिए मैं क्विक रिजल्ट्स शो करूं, कोई ऐसी चीज़ें करूं जो दिखाई दें, जो रिफॉर्म्स उसको करने चाहिए वो नहीं करता। फिर ब्यूरोक्रेसी में भी हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेट आता है, कोई भी सेक्रेटरी आता है, उसकी पोस्टिंग होती है साल 1.5 साल के लिए एक डिपार्टमेंट के ऊपर। अब इतना उसके पास पावर्स होते हैं उस सेक्रेटरी के पास, सारी उसने पॉलिसीज उसने शेप करनी होती है। उसका ना तो उस मिनिस्ट्री का स्पेशलाइज्ड किस्म का उसकी कोई ट्रेनिंग होती है या उसके पास कोई एक्सपर्टीज उसकी नहीं होती। प्लस वो भी वो काम कर रहा होता है जो कि साल 1.5 साल जो उसने पीरियड गुजारना है उसको उस तक रहे, उसके बाद उसके लिए दर्द सर ना बने, वो कोई नए रिफॉर्म्स लेकर आए और कल को नैब उसके पीछे पड़ जाए कि आपने ये प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे, ये रिफॉर्म्स किए थे, या ये फंड यूटिलाइजेशन की थी, इसका हमें हिसाब दे। तो वो जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं हो पा रहे, डे टू डे अफेयर्स चल रहे हैं, इनोवेशन नहीं हो रही गवर्नमेंट के अंदर, और जो लोग इनोवेशन लाना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्हें स्पेस नहीं दी जा रही गवर्नमेंट में। डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ के और इकॉनमी के इज़ एन एक्सपर्ट, उन्होंने एक रिफॉर्म पैकेज दिया था लास्ट गवर्नमेंट को, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वो एडवाइज़र थे। उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी दी थी कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें, ठीक है, आप सेक्रेटरीज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रोल ना ख़त्म करें और मिनिस्टर भी रहे, लेकिन एक आप मार्केट से एक एक्सपर्ट या टेक्नोक्रेटिक पोजीशन लेकर आए जो कि एज एन एडवाइज़र टू द मिनिस्टर काम करें, लेकिन उसको आप इख्तियार भी दें। वो जो हमारा जो डीएमजी है, ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन्होंने रश और वो कर दिया, अंडर द रग पुश कर दिया, और वो नहीं माने इस प्रपोजल्स को। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे इख्तियारात के ऊपर आप इन्फ्रिंज करवा रहे हैं, वो प्रपोजल्स नहीं माने गए। तो मेरे ख्याल से ये भी इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट एज वेल। उन्होंने बड़ा अच्छा रिफॉर्म पैकेज सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स दिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इकॉनमी के लिए। तो लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट्स जो भी आती है, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव, पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल पार्टी है, जो भी है, वो आती है, वो करती ही है जो चीज़ें पॉपुलर डिसीजंस हो, बिकॉज रिफॉर्म्स आर अनपॉपुलर, आप ये याद रखें। और वो पॉपुलर चीज़ें करती है, और वो चीज़ें करती है जो कि दिखाई दें, जो कि जिसके ऊपर आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करें कन्वेंशन सेंटर्स के अंदर, मीडिया में हाइप क्रिएट हो, वो वाली चीज़ें करती हैं। तो जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रही। इंडिया की आप देखें, एक बड़ी अच्छी मिसाल, इंडिया में आपको पता है करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, और एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी उनकी क्रिएट हो गई थी, जो शैडो इकोनॉमी थी, जो कैश इकोनॉमी थी। उन्होंने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन शुरू कर, एक बड़ा ही अनपॉपुलर डिसीजन था, लेकिन यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर ड्यू। उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा, दे हैव taken control of corruption because of that demonetization, and it was very unpopular among people, but now we are seeing the results of those initiatives and a lot of other initiatives as well that have been taken in their country. अच्छा, आपकी गवर्नमेंट के ऑफिस से बड़ी बातचीत रहती है, आप उनके मुसलसल आप इन टच होते हो। जैसे आपने बताया कि चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, एक ओवरसीज़ का भी एक बोर्ड या फिर आप कह लो कि एक उसका डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि स्किल बिल्डिंग करना। टेफ्टा अलग कह रही है, पिछले दिनों में देखिए 2005 में एक आपकी नेशनल बॉडी बनी है जिसका काम नेशनलाइज करना है या फिर सारों को एक पेज पे सेंट्रलाइज लेके आना है। तो जब आप बात करते हो गवर्नमेंट से, एक तरफ तो वो कहते हैं हमने काम करना है, ऑफ द रिकॉर्ड जब आपकी डिस्कशन होती है तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है कि यार क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? मतलब मेन मसला क्या आ रहा है? मतलब आपने कभी डिस्कशन की हो तो? देखिए, गवर्नमेंट में आप किससे बात करें, यानी गवर्नमेंट में अगर पॉलिटिशियन से बात करें तो वो आपको अपने कंस्ट्रेंट्स बताएगा कि यार पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे। ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बात करते हैं, कहते हैं यार मेरा सेक्रेटरी काम नहीं करता, या मेरी बात नहीं मानता, ये मैं ऐसे ये काम कराता हूँ, ये वही डर रहा है कि कल को नैब इसके पीछे पड़ जाएगी। सेक्रेटरी से बात करें तो वो उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। नीचे डिपार्टमेंट से बात करें तो वो अपनी किताबें खोल देते हैं मसाइल की। तो मेरे ख्याल से ये एक ओवरऑल हमारी साइकी ऐसी बन गई है कि गवर्नमेंट में, या फिर देखें आप किसी यंगस्टर से बात करें, ये मैं बड़ी जेनेरिक सी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी यंगस्टर से बात करें तो कि यार मैंने सरकारी जॉब करनी है। सरकारी जॉब क्यों करनी है?
काम नहीं करना, मैंने मेहनत नहीं करनी। यानी एक आप अमल पे साइकी ये बनी हो कि मैंने सरकारी जॉब इस वजह से करनी है कि मुझे तनख्वाह वक्त पे मिले, पक्की नौकरी हो, पेंशन हो और काम ज़्यादा ना करना पड़े। तो वो आप सरकार को एज ए डिपार्टमेंट लेना या किसी एज ए इंस्टीट्यूशन ले या एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी समझे। तो जिस कॉर्पोरेट एंटिटी में कोई जो काम करने को तैयार ही नहीं है, तो हाउ कैन दैट प्रोग्रेस? आई थिंक दिस हैज़ टू चेंज एट द लीडरशिप लेवल एज वेल। एंड हमारे जो इलीट है, जो रूलिंग इलीट है, दे हैव टू शो थ्रू एग्जाम्पल कि हम कैसे काम करते हैं एंड हाउ फिर वो ट्रिकल डाउन होता है। जिस तरह इन मलेशिया में महातीर मोहम्मद, he was known for his work ethics। सिंगापुर में ली कुआन यू, जिसके नाम से एक ली कुआन यू यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी है, जो टॉप इंस्टीट्यूट है इन द वर्ल्ड, वो जिसने उस तरह रिफॉर्म्स उसने किए, जो उसका वर्क एथिक था, उस तरह के हमें शायद अगर मिल जाए तो हम सुधरेंगे, वरना तो ये कौम नहीं सुधरेगी। उससे एक मसला ये भी है ना कि रिफॉर्मेशन लेके आनी है तो उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए, टाइम फ्रेम चाहिए। आप पाकिस्तान में आप देखो कोई भी गवर्नमेंट अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करती नहीं है। अगर वो कुछ कर भी रही होती है तो उसके कुछ कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, कुछ बिग बॉयज़ होते हैं जो उनको लिमिट कर देते हैं। कुछ आपकी ब्यूरोक्रेट का आपने अंदाज़ा अलग वो इंडिकेशन दी है, ब्यूरोक्रेट को एक डर होता है कि यार मैं अगर ये तो चले जाएगा, बाद में नैब ने मेरे पीछे बढ़ जाना है। तो मेरे ख्याल से जो एक है ना आपका मेन क्रक्स या प्रॉब्लम जहाँ पे फॉल करती है आपकी, आपने कॉन्फिडेंस देना है और रूल ऑफ लॉ के ऊपर लेके आना आपने, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ कन्वर्सेशन से। फंड्स भी हैं, चलें लिमिटेड फंड है, लोग भी हैं, काम भी हो सकता है। अगेन कर क्यों नहीं रहे यार, वो मुझे पकड़ेगा, मैं वो उसे पकड़ लेगा। तो ये वहाँ से हमें लेके आना है वो चीज़ें ना। एक और चीज़ भी है सोहेब इसमें कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट की, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे नीड टू बी सिंप्लीफाइड। जब कोई देखें कोई PC1 या PC2 अप्रूव होता है, मिनिस्टर अप्रूव करता है, उसकी फाइल जाती है सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी उसे मार्क करता है, उसे साइन करता है। उसके बाद वो जाती है जनाब जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, DG के पास, फिर डायरेक्टर्स के पास, या फिर अगर इसको आप वो करें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल से लेकर वो फिर टॉप लेवल पे जाती है। तो इतने सारे उसमें वो किए हुए हैं, आपने लैडर्स बनाए हुए हैं, इतने सारे उसमें इम्पेडिमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ये प्रोसेसेस को, और डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल से ये इससे हमने निकलना होगा। ये जो पेपर वर्क फाइल वाला चक्कर है कि फाइल इधर गई तो फाइल उधर गई, इसको भी हमें मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा हमें ई गवर्नमेंट की तरफ आना होगा। वो आपके बहुत सारा जो मसाइल हैं वो खुद ही उससे गवर्नमेंट जो ई गवर्नमेंट है उससे खुद ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अभी तक हमारे पार्लियामेंट में ई पार्लियामेंट जो नेशनल असम्बली है, इसमें कब से बात हो रही है कि हमने ई पार्लियामेंट क्रिएट करी। पूरी दुनिया में मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला है एज अ स्टेट गेस्ट जाने का, वहाँ हमें वो पार्लियामेंट वगैरह विजिट करा देते हैं। देखिए ऐसे मुल्क भी गए हैं हम जहाँ पे पार्लियामेंट भी बड़ी रबर स्टैम्प किस्म की पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल अजरबैजान गए हैं। अब वहाँ पे तो है ही एक आपको पता है एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन पार्लियामेंट तो बड़ी रबर स्टैम्प है। लेकिन उनकी भी बड़ी ई पार्लियामेंट थी, वो बड़ा डिजिटल किस्म का उनका माहौल बनाया हुआ था। तो हमारा तो यहाँ पे फिर भी पार्लियामेंट के पास कुछ थोड़ा बहुत इख्तियार है। तो अगर यहाँ पर भी ये रिफॉर्म्स किए जाएँ इस तरह की, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेशनल असम्बली, और फिर आप गवर्नमेंट की पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ आए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स। अच्छा, अगर बात करें पाकिस्तान के साउथ एशिया में, आप देखो पाकिस्तान के जो हालात थे बैक इन 1980 या 70s, आपके बांग्लादेश के भी सेम हालात थे, आपके इंडिया के भी सेम हालात थे। तो उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि वो इतने प्रोग्रेस कर? क्योंकि अगर बात करें इस पूरे कॉन्टिनेंटल का ना, जो लोग होते हैं इमोशनली टची होते हैं, दूसरा अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं। अगर एक कॉमन ट्रेड की बात आप करो ना, थर्ड नंबर पे वो होता है कि यार पहले मैं बाद में आप। वो एक ना, हम कहने को तो कहते हैं कि हम बड़े मुहब्बे वतन है, लेकिन जब बात आती है ना, पहले आप, आपकी फैमिली, उसके बाद जाके चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई? उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट अच्छी कर दी थी, एजुकेशन के ऊपर किया, या रूल ऑफ लॉ को बेहतर किया? क्योंकि जो रिपोर्ट, जो केसेस आप देखें पाकिस्तान में इंटीरियर सीन में रिपोर्ट हो रहा है कि यार आपका रेप केस चल रहा है, या फिर आप रूरल लॉ नहीं है आपका, या फिर कह लो कि वहाँ पे स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे टीचर नहीं आता। सेम इंडिया में भी कुछ ऐसे वहाँ पे होंगे जो कि चीज़ें होती हैं, हाईलाइट भी हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन बाय एंड लार्ज वो इकॉनमी बहुत आगे है, बाय एंड लार्ज वो मुल्क बहुत आगे जा चुका है। तो उनके ऐसे कौन से चेंजेस थे जो सेम तरह के हालात, उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट कर दिया? देखिए मेरे ख्याल से जब से मुल्क बना है ना, और यानी इंडिया भी हमारे साथ ही एक दिन बाद हमसे बना, बांग्लादेश हमसे कोई 25-26 साल बाद बना 70s में। तो आपको याद है, या मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंडिया में IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी जा रही थी ना, तो उस वक्त पाकिस्तान सीटो और सेंटो जो कि सिक्योरिटी पैक्ट्स हैं या बगदाद पैक्ट्स हैं, उनका मेंबर बनने जा रहा। तो प्रायोरिटीज़ वहीं सेट हो गई कि इंडिया विल बी अ हब फॉर द टेक्नोलॉजी
and IT infrastructure, and Pakistan will be a hub for security and global proxy games, and will become part of a certain Western bloc, जो security bloc है सीटो सेंटो वगैरह। उसी टाइम आपने एक वो अपना राह चुन ली थी। तो और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद इंडिया ने अपनी एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितने रिफॉर्म्स किए हैं, कितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्रायोरिटाइज किस तरह किया, और आप किन चक्रों में पड़े रहे। फिर यहाँ पे आपको पता है कि इतने टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं गवर्नमेंट के, कोई प्राइम मिनिस्टर टेन्योर पूरा ना कर पाया, फिर डिक्टेटरशिप्स आई, उसमें फिर एक किस्म की पॉलिसीज चल रही थी, जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आती थी डिफरेंट किस्म की, तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं है। और फिर जो जितने भी आए हैं बदनसीबी ये कि चले आप एक्सपेरिमेंट्स तो करते रहे गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटीज तो स्ट्रेट रखें ना कि यार वी हैव टू इक्विप दिस नेशन विद द स्किल्स एंड एजुकेशन दैट आर नेसेसरी। वो चीज़ें उस पर भी प्रायोरिटी नहीं रही। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन अभी आप देखें कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है। दे हैव सरपास्ड ग्रेट ब्रिटेन एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा यहाँ पे ये हाल है कि अगर IMF हमें 1.2 बिलियन ना देता तो हम डिफॉल्ट कर जाते। इंडिया में इन्फोसिस एक कंपनी है विच इज़ IT, और इट वाज बेसिकली स्टार्टअप था, बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था, $100 बिलियन की उसकी वर्थ है, और आप यहाँ पे $1.2 बिलियन के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इवन जो आपके जो दोस्त ममालिक, जो हम कहते हैं दोस्त ममालिक, वो भी दे आर शाइंग अवे फ्रॉम यू के यार ये हर टाइम आ जाते हैं और हमसे जो है ना हमारे सामने कचकोल रख लेते हैं, और हमसे कभी कहते हैं कि हमें 1 बिलियन का डिपॉजिट दे, या फिर जो 2 बिलियन आपने पहले दिए हुए तो वो रोल ओवर करा लें। तो ये सिचुएशन, एंड एज अ यंग पर्सन इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी बिकॉज आई गो ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ इंडियंस, बंगालीज और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं। इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी कि हम यहाँ पर वो लोग किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, किन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली आई वाज इन बैंकॉक, और एक हमारा एक एशियन एक पॉलिसी डायलॉग था हाई लेवल, तो एक जर्मन थिंक टैंक ने रखा था, तो उसमें आई वाज देयर टू रिप्रेजेंट द ई हेल्थ लैंडस्केप इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ई हेल्थ के ऊपर काम किया हुआ। तो इंडिया से भी एक स्पीकर आया हुआ था, फिर इस तरह थाईलैंड से था, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी ईस्ट एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, यकीन करें कि इंडिया ने ई हेल्थ सेक्टर के अंदर कितना उन्होंने डाटा इंटेग्रिटी के ऊपर काम किया हुआ है। वहाँ पर इतना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज किया हुआ है कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास विद योर ID कार्ड नंबर ही कैन हैव ऑल योर हेल्थ डाटा। और यहाँ पर अभी भी आपका जो एंड दिस इज द फिगर्स दैट आई हैव प्रेजेंटेड इन दैट, मेरी जो प्रेजेंटेशन थी कि पाकिस्तान में अभी भी 70% जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो रजिस्टर के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड, एंड दे आर, अभी आप देखें जो उनका वो मून मिशन था, एग्जैक्टली वो आप देख लें, एक तरफ वो मून मिशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा झंडा 40 करोड़ रुपए में हमने लगाना है। तो प्रायोरिटीज अभी भी आप देख लें। मैं तो आपको नेहरू के की बातें बता रहा था कि वहाँ पे IITs बन रही थी, अभी भी आप देखें, and we still have the opportunity, we can catch up, but स्टिल पाकिस्तान में ना अभी भी अगर बात करें, कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर ना कम से कम इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, अगर बात करें मेरे ख्याल से 1.4% GDP आपने लगाया लास्ट जो अभी कमिंग ईयर है। अब इंडिया की बात करें 4.5%, मालदीव की बात करें 7%, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक था कि पाकिस्तान के जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट माने जाते थे गवर्नमेंट के, काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, 2000 जब हम बड़े हो रहे थे 2004 या 5 के अंदर ना, मतलब कि वहाँ पे लोग ख्वाब होता था कि जाके पढ़ना है। अब उसके भी अगर हालात देखो ना, फंड उसको मिल रहे हैं, अगर पार्क कर देते हैं यहाँ पे सारे फंड के पैसे, मसले पार्क कर देते हैं, उसके बाद भी 2005 से लेके 2020 15 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि वो जो यूनिवर्सिटी है ना वो क्रिएट नहीं कर रही है आपकी। अब वो बच्चा वहाँ पे जाता होता है, उससे मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पता। अगर उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है ना, उससे उसकी एप्लीकेशन में पता ही नहीं है, उसे बस सिंपल 2-3 लास्ट करके वो निकल आया हुआ है। तो मसला मेजर कहाँ पे आ रहा है? चले यहाँ पे गवर्नमेंट को पार्क कर दें, गवर्नमेंट ने आप यहाँ पे आपको नहीं रोक रही, यहाँ पे आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं रोक रहे। तो मतलब प्रोफेसर या फिर एज ए सोसाइटी हम इतना, मेरे ख्याल से ना, हमने चीज़ों को सीरियस लिया नहीं है। तो आप इसको किस तरह देखते होते हो कि हमने कैसे यहाँ से मूव ऑन करना है? ठीक है, इंडिया बहुत आगे जा चुके, करंटली पाकिस्तान 2023 में कैसे मूव ऑन करना है हमने? मेरे ख्याल से जो आपने पहला, आपके जो सवाल का जो पहला हिस्सा है कि जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बच्चों को पता नहीं होता करना क्या, तो आई थिंक इसमें तो एक करियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो कॉलेज या फिर मैट्रिकुलेशन यानी FSC या मैट्रिक लेवल पर जो करियर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चे को,
उसकी आप जो एप्टीट्यूड है उसकी असेसमेंट करें कि इसमें क्या वो है, स्किल्स हैं या इसके एप्टीट्यूड क्या है, ये किस तरफ जा सकता है। जिस बच्चे ने करना है आगे सोशल साइंसेज में जाना है, उसमें उसे आपने ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में भेजा हुआ है, जिसने पब्लिक पॉलिसी में जाना है उसको भी आपने इंजीनियरिंग में भेजा हुआ है, तो या जिसने फिर वो करना है ई कॉमर्स या इन फील्ड्स में जाना है उसको आप मैनेजमेंट साइंसेज करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होगी थोड़ी सी कि हम करियर काउंसलिंग के ऊपर हमें फोकस करें। हम जब मैं किसी फोरम पे करियर काउंसलिंग की बात करता हूँ, लोग समझते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट और बहुत ज़्यादा कोई ट्रिवियल किस्म का इशू है। ये नहीं है एजुकेशन सेक्टर में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फाउंडेशन ही गलत रख रहे हैं तो उसके ऊपर आप जितनी भी इमारत प्यारी बना ले वो नहीं बन सकती इफ़ द फाउंडेशन इज़ वीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इन डेवलप्ड कंट्रीज द केस इज़ डिफरेंट। वो जब इवन ड्यूरिंग बिफोर देयर मैट्रिकुलेशन उनकी असेसमेंट होती है और फिर उसके लिहाज से दे आर सजेस्टेड। बाकी पेरेंट्स की मर्जी और बच्चे की मर्जी वो क्या करें, बट दे आर गिवन अ सजेशन कि आप इस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। और कल्चर भी ना पाकिस्तान का टैबू समझा जाता है। मेरे एक बड़े जानने वाले हैं, टोस्ट मास्टर में होते हैं, ये 2015-2014 की बात है। अब वो एक थोड़े वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते होते हैं, मतलब आप कह लो इस्लामाबाद के अच्छे सेक्टर में रहते होते हैं, ठीक है। अब वो बंदा एक अच्छी डायरेक्टर लेवल के पोजीशन के ऊपर है, एक अच्छी कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके बेटे ने उसको कहा कि यार मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। उसका इंटरेस्ट था, जब भी उसके घर में इवेंट होते थे, गैदरिंग होती थी, शादी वगैरह, उस बच्चे का शौक या ख्वाहिश आती कि जाके ख्वातीन में बैठा हुआ है, बताता था यार ये ड्रेस अच्छा लगेगा आपके पर ये नहीं लगेगा। उसको सेंस वहाँ पे, ठीक है। अब उस घर में जाकर डिस्कशन हुई कि यार आयदा इसको ना फ्यूचर स्टडी के लिए कहाँ भेजना है, क्या करना है। तो वहाँ पे जाके ना उसके पेरेंट्स ने तो मतलब फादर ने तो स्टैंड लिया कि ठीक है इसकी ख्वाहिश है फैशन डिज़ाइनिंग करने तो बाद में जाके। बाकी उसकी मदर, उसके क्या कह लें आप चीज़ें जो नाना नानी दादा दादी सारे अगेंस्ट है उसके ना। तो उस टाइम के ऊपर अगर हम एज अ पढ़ने लिखने के बाद भी ना हमने लिमिट किया हुआ है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर फ्रीलांसिंग आजकल आ रहा है आपने वो करना है। अब वो बच्चा 20 में अभी ग्रेजुएशन हो चुकी हुई है। अब वहाँ पे जाकर उसने ज़ारा के साथ जाके अपनी इंटर्नशिप की हुई है, वहाँ पे जाकर अपने फैशन ब्रांड खोल लिया, वहाँ पे जाकर अच्छा खासा वे अहेड अर्न कर रहा है। तो बात जितनी भी कर लें, लेकिन एज अ सोसाइटी में बात करें ना, जो कि आपकी बड़ी अच्छी क्रीम है, एलीट क्लास है या फिर अपर मिडिल क्लास है, वो भी एक बार डरते हैं कि अपने बच्चों को क्या सुहेब, क्या एहसन करने देगा फैशन डिज़ाइनिंग। एक बार सोचेंगे हम लोग ना, तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी हमें एक बार चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को ना लेके। मेरे ख्याल से अगर हम रिवाइज ना भी करें तो जिस तरह की इकोनॉमी शेप हो रही है और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो फिर वो मजबूरन हमें बच्चों को अलाउ करना होगा, क्योंकि आप कितने इंजीनियर डॉक्टर्स बना देंगे और उसका उनको आप कहाँ पे मार्केट में आप कहाँ पे वो करेंगे, फिट करेंगे। फ्रीलांसिंग का तो आपको पता है कि अभी भी हमारा फ्रीलांसिंग सेक्टर इट्स इन अ वेरी नेसेंट स्टेजेस और अभी भी मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा डाउन स्ट्रीम लेवल पे काम कर रहे हैं। इसको भी हमें थोड़ा सा और बहुत लो स्किल हमारी मार्केट है अभी भी इवन इन द फ्रीलांसिंग सेक्टर। तो मेरे ख्याल से उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बात वहीं पे आ जाती है कि जितनी भी आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे और फिर देखें अब ये एक और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आप अगर आप यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्सेज दे दें, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर लें, लेकिन अगर आप अपना प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस नहीं देंगे, आप वो वाला सेक्टर, क्योंकि आप गवर्नमेंट आप बताएं आपको फैमिली में कोई पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सिवाय इस्लामाबाद के, और तो और कोई नहीं चाहेगा। दे विल प्रेफर सेंडिंग देम टू द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की फीसेस इतनी हाई है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कि मैं समझता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास या इवन मिडिल क्लास अभी जैसे हालात हैं, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में फिर भेजेंगे बच्चों को मजबूरन। लेकिन वहाँ पे किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन की, क्या फाउंडेशंस बिल्ड किए जा रहे हैं। तो अगर आप बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी हाई स्किल्ड और क्वालिफिकेशन दे दें, मेरे ख्याल से वो उनके ऊपर से ही गुजरेगी। और ये हमने भी ऑब्जर्व किया है, आपने भी यूनिवर्सिटी में किया होगा कि जो बच्चे थोड़े से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हालांकि दे आर वेरी ब्राइट देमसेल्व्स, बट इफ देयर एजुकेशन बैकग्राउंड इज वीक, सो उनको हमेशा एक कंपेटिटिव डिसएडवांटेज होता है। एग्जैक्टली, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ या प्रेजेंट फिर हमेशा और चीज़ों में भी उन्हें कंपेटिटिव डिसएडवांटेज होता है कंपेयर टू द फोक्स हु आर कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और अच्छे कॉलेजेस और स्कूल से आए हुए हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स इन दिस। मतलब हमें जितनी आपकी बात को अगर मैं अंडरस्टैंड करूं कि गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के अंदर आपका एक काउंसलिंग वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि बच्चों को बताएगा आपका इंटरेस्ट ये आपने ये करना है। लेट्स से आपके अंदर एक बेटर इंजीनियर बन सकते हो, आप बेटर डॉक्टर बन सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर है,
तो वो चीज़ें करने खैर ये तो खैर बड़ी लेटेस्ट स्टेज की बात है। पाकिस्तान की बात करें जो मुझे लगता है जिस तरह पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है 2.4% आपके एनुअली हो रही है, इतने क्या स्कूल में हम बना रहे हैं, कैपेसिटी हमारी नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम बना रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की, मुझे कोई नंबर नहीं मिला जो कि इसके साथ आपके इसको कंपैटिबल हो या इसको आपकी जो नीड को ना फुलफिल कर पाए, वो नहीं हो रहा। फिर सेकेंडली हम बात करते होते हैं, मैं थोड़ा टॉपिक आगे लेके जा रहा हूँ ट्रांसजेंडर के ऊपर ना। अब पाकिस्तान में हम कहते हैं कि यार मैं एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ, वहाँ पे एक साहब है HEC से ना, ट्रांसजेंडर भी एक आई हुई थी वहाँ पे, एक फीमेल आप कह लें कि ऑडियंस के अंदर थी। उन्होंने सवाल रेस किया था, या पाकिस्तान में हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, लेकिन HEC की एक भी स्कॉलरशिप ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। तो मैं उस टाइम सोच के ना, मुझे वहाँ पे ना सुन के मेरे गूज़बम्स आना शुरू हो, यार ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में बात के तकरीबन 20 से 30 हज़ार आपके तकरीबन ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन है, और ये नंबर मुझे नहीं पता ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। मतलब अभी की अगर कंसेंसस देखें उठा के 20,000 है, पर 22,000 आता होता। अगर आप पीछे की बात करें, सिंध के अंदर जाके 35% डिक्रीज़ है, लोग अपना कोई आइडेंटिटी छुपा रहे हैं जाके। तो वो भी हमने एक उसको उस मसले को भी लेके आना है, उसको पार्ट बनाना है इकॉनमी, जिसे कहते हैं ना ख़वातीन को बनाना है इकॉनमी का पार्ट, वो भी हमारा पार्ट, उसको भी लेके आना है। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत काम की ज़रूरत है कि स्कूल के ऊपर, उसके बाद जाके आती है काउंसलिंग वाली चीज़ें आती हैं। तो इस पे आपका टेक क्या है कि ट्रांसजेंडर को हम कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर? आई थिंक इसमें तो सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारा कल्चर का और हमारी सोसाइटी का सबसे पहले, क्योंकि अगर आप ट्रांसजेंडर बच्चों को डालते हैं नॉर्मल स्कूल्स में, तो फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट करेंगे कि आप इनको, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप करते हैं, तो वो कल्चर जो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है वो अभी नहीं है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अवेयरनेस नीड्स, दिस इज वेयर not the government but the civil society comes, and the media and the digital media comes to the fore, कि वो ये acceptance पैदा करें कि these are also the people, और ये भी अल्लाह की मखलूक है जिसमें इनका अपना कोई कसूर नहीं है, they are born this way and इसमें उनका कोई वो नहीं है, कोई गलती नहीं है, and they can contribute। अब देखें कोई भी जो ख्वाजा सरा होता है, वो उसके पास ना उसको कोई ऑफिस में जॉब देता है और ना उनको कोई हाउस में रखता है, क्योंकि दोनों तरफ उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो जाते हैं इन गलियों में और या रोड्स पे जाते हैं, दे आर बैगिंग प्रैक्टिकली। तो मेरे ख्याल से इनकी गवर्नमेंट को भी ये भी देखना चाहिए कि हाउ दे कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज देम इन द इकोनॉमी। अगर कुछ भी नहीं है, ऑफिस जॉब देखें, फ्रीलांसिंग तो है ना, कोई ट्रांसजेंडर के लिए आप मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई फ्रीलांसिंग कोर्स किया, किसी ने अरेंज करवाया हो कि हाउ दे कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर होम्स, एंड यू नो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करे या कोई वेब डेवलपमेंट करे या कोई कोडिंग करे। अभी तक तो मैंने कोई इस तरह का वो नहीं देखा। अगर कोई कोई NGO या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस पे काम करती है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेकी का काम उसके लिए कोई नहीं होगा। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा वो नहीं देखा कि इस चीज़ों पे काम किया हो। अवेयरनेस पे तो कर रही हैं काफ़ी सारी NGOs, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो टाइम लगेगा सोसाइटी को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए। अभी भी मेरे ख्याल से हम एट अ सोसाइटल लेवल अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हम काफ़ी सारे टैबूज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है या वो टॉलरेंस नहीं है। तो वो टॉलरेंस लेवल अभी विद एजुकेशन, विद अवेयरनेस, विद मीडिया, विद प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज पॉडकास्ट, उसके साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। आई एम होपफुल कि इस हवाले से भी इंक्रीज हो। अच्छा, फ्लड ने पाकिस्तान का ना हम कहते हैं कि बड़ा बड़ा घर किया, ठीक है, डिवास्टेशन आपकी बढ़ गई, वहाँ पे जाके आपका लोड बढ़ गया, आपके इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अब बात करें, कोई भी बात नहीं करता स्कूल और कॉलेज का क्या होगा। अब फ्लड के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई जाके सिंध के अंदर, मेरे ख्याल से मैं 6 या 7 महीने पहले विजिट किया था मैंने दादू और सक्खर वगैरह का, तो वहाँ पे लिटरली हाईवे के ऊपर ना अभी तो पानी खड़ा था। 6-7 नवंबर की बात है मेरे ख्याल से, या फिर दिसंबर की बात है, ठीक है। वहाँ पे कैंप्स लगे हुए, NGOs काम कर रही हैं वहाँ पे जाके और वो कर रही हैं। लेकिन जो मेजर मसला है हमने अपलिफ्ट करना, अभी हम कहते हैं इकॉनमी को तो नुकसान हो गया, हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है, लेकिन जो कि मेन आपका ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हुआ है, स्कूल आपके डूब गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ख़त्म हो चुका हुआ है, उसके ऊपर मैंने आज तक कोई नहीं देखी कि किसी बंदे ने कोई गवर्नमेंट के न्यूज़ टॉक की हो कि यार हमने इसको रिवाइव करवाना है। तो उसके ऊपर आप कैसे समझते हो कि यार ये हम कैसे लेके जा सकते हैं इसको? मतलब कि फॉर एग्जांपल अब बात करें, एक तरफ हम बात तो करते हैं कि हमने बजट लोकेट कर दिया, नए स्कूल बनाने हैं, लेकिन जो करंट स्कूल है उसको कि हमने कैसे एक ऑपरेशनली हमने ठीक रखना है, कोई चेक एंड बैलेंस, क्योंकि एक बाहर से आती है
वर्ल्ड बैंक आता है, एशियन बैंक आते हैं, उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि CSR के ऊपर करके चले जाते हैं, जो बैकवर्ड में ये काम मैं देख रहा हूँ। सारे का सारा फोकस अगर हो भी रहा है तो अर्बन सेक्टर के ऊपर हो रहा है, तो वो शिफ्ट लेके आना गवर्नमेंट की तरफ से कि यार अर्बन से निकल के रूरल एरिया पे भी जाओ, अगर वहाँ पे काम करोगे तब जाके पाकिस्तान की इकॉनमी सही मायने में ग्रो करेगी। तो वो सोच किस तरह से आ सकती है मतलब गवर्नमेंट के अंदर? आप तो स्वयं पिछले साल की बात कर रहे हैं कि स्कूल तबाह हुए थे। 2005 के ज़लज़ले में जो बालाकोट के अंदर स्कूल तबाह हुए थे वो अभी तक नहीं बने। 2010 के सैलाब में जो स्कूलों की तबाही हुई है मुख्तलिफ ये स्वात वगैरह साइट पे और KP वाली साइट, दीर वगैरह साइट में, वो स्कूल अभी तक नहीं बने। तो ये तो सिंध है, फिर तो आपको पता है सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे ही जनरली स्पीकिंग तो ये दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ स्पेशली द रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग इन द एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना छोटा एक चंक इकोनॉमी का एजुकेशन को एलोकेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके जब वो जो पैसे हैं जो आप एजुकेशन को फंड अपने बजट में दे रहे हैं, वो इतना काफ़ी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एजुकेशन सेक्टर है उसको सस्टेन कर पाए। उसमें तो डेवलपमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यही डोनर्स और कम्युनिटीज़ अपने हेल्प से अगर कर पाए तो कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पर तो इसके लिए अभी तक कोई सोचो फिक्र नहीं है। सैलाबों के बाद होता ये है कि ज़्यादातर पैसा आता है वो आता है रिलीफ के ऊपर, लेकिन फिर रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर उसके ऊपर फिर डोनर्स खामोश हो जाते हैं। अब जो $9 बिलियन के जो प्लेजेस किए थे, प्राइम मिनिस्टर UN में गए थे और वो करने गए थे, तो उसमें भी सुना है कि इस नेक्स्ट वीक में 300 मिलियन हमें आई थिंक इस्लामिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इन पैसों में से एजुकेशन के ऊपर कितना वो एलोकेट कर रही हैं। all of these things I think it comes down to political will and priority. ये जो एजेंडा सेटिंग होती है पॉलिसी मेकिंग में, वो हमेशा एट द वेरी टॉप लेवल होती है। मिनिस्टर्स बैठते हैं या फिर कैबिनेट बैठती है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोविंशियल कैबिनेट है तो वो फिर वो डिसाइड करेगी, फिर नीचे वो ट्रिकल डाउन होगी। तो अगर एजेंडा सेटिंग में वहाँ पर ये सोच है तो ये काम हो पाएगा। अगर वहाँ पर नहीं है, और जो मुझे मालूम है कि नहीं है, एजुकेशन इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी, वो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, वो वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उन ठेकों में पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, कमीशंस बड़े अच्छे निकलते हैं, वो वाले उनको ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक अल्लाह ही हाफिज़ है। जो बाकी डाउन द लाइन जाके ना वो चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में भी यूज़ करेंगे। हमने ब्रिजेस बना दिए, हमने जाके कराची से लेके क्या नाम है सक्का तक हमने मोटरवे बना दिया, एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा करा के, लेकिन रियल ऑन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपकी इकॉनमी बाकी में बूस्ट हो जाए। अच्छा, बात करें ना आपकी एजुकेशन की, तो लिंक होती है आपकी इकॉनमी के साथ जाके। आपके इतने पैसे रिसोर्स ही नहीं है कि अपनी इकॉनमी को चला पाओ। अगर पाकिस्तान की बात करें, मेरे ख्याल से बड़ी वर्स्ट हालात के ऊपर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, जितने 75 साल के ऊपर है। पिछले एक डेढ़ साल से मैं सुन रहा हूँ कि इम्पोर्ट में सेंक्शन है, कंपनी अपना इक्विपमेंट मंगवा नहीं पा रही, नई चीज़ें रोल आउट कुछ कर नहीं पा रही। जिस तरह से पाकिस्तान को डिजिटाइजेशन के ऊपर एक करना था, तो यूनिवर्सल सर्विस फंड ने बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही थी। तो मैं जानता हूँ 6 से 9 महीने के अंदर उनको कोई नई बिल्डिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि टेलको के पास अपने इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं कर सकते वहाँ पे जाके, और नई कोई टावर लग नहीं रही। ठीक है, वहाँ पे हडल आ रही है। फिर हमने सुना कि यार ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कभी प्रोडक्शन हाउस बंद हो रहा है, उसकी इंडस्ट्री कभी खुल रही है, कभी जाके अच्छा ठीक है दोबारा से हम चलाएं। PM साहब जाके मुलाकात की है कंपनी के CEO के साथ, ठीक है, दोबारा धक्का देके स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो अभी रिसेंटली जो 1.2 बिलियन का IMF का एक पैकेज आया हुआ है, तो आप क्या समझते हो पाकिस्तान की इकॉनमी क्या थोड़ी बहुत स्टेबल होगी, या फिर अगेन ये 3-4 महीने की सिर्फ एक लॉलीपॉप है? इसमें जो अहम चीज़ देखने की है वो ये है कि ये जो IMF का अभी जो आपको पैकेज मिला है, दैट इज़ अ स्टैंड बाय एग्रीमेंट फॉर 9 मंथ्स, ठीक है, और वो इस 9 महीनों के टाइम में आपको $3 बिलियन देंगे। इसके साथ हुआ ये कि आपको जो मिडल ईस्ट से नहीं, दुबई से, UAE से और सऊदी अरब से, फिर जो वर्ल्ड बैंक और जो मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं उनसे भी आपको पैसे मिल गए। बिकॉज IMF के जो पैसे होते हैं वो बेसिकली या एक सर्टिफिकेशन होता है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि यू आर गुड टू गो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको जो बाकी लेंडर्स होते हैं बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, वो आपको वो पैसे दे देते हैं। अब ये जो करंट एग्रीमेंट है ये 9 महीने का है। अभी आपको पता है कि अगस्त में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो कमिंग जो स्टार्ट हो गया है, इसमें आपने पूरी अपनी जो लेंडर्स है दुनिया को $25 बिलियन आपने वापस करने हैं। अभी आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो टोटल 9 बिलियन के पहुंच गए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी चाइना के हैं, और फिर उसके बाद IMF के पैसे हैं, फिर सऊदी अरब के कोई $2.5-3 बिलियन है, $1 बिलियन अभी UAE उसने रखा।
अपने तो आपके पास कुछ है ही नहीं उसमें, तो उन्हीं के पैसों से आप उन्हें कैसे वापस करेंगे? अब आपके पास दूसरा हल ये है कि आप रेवेन्यू जनरेशन करें, टैक्स कलेक्शन करें, रेमिटेंसेस आपके पास आ रही हैं और अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और वो चीज़ें करें। इसके रेमिटेंसेस तो चले ठीक है, एक आपके पास एक सोर्स है, और फिर एक्सपोर्ट्स भी हैं। हमारे 25-26 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, 19-20 या 21 बिलियन डॉलर हमारी बन जाती है, रेमिटेंसेस बन जाती है। लेकिन इसके अलावा आपके पास किसी किस्म की यहाँ पे इंटरनल वो नहीं है, अपने डोमेस्टिक आपके पास रेवेन्यू जनरेशन का वो नहीं है। आप वही जो मिडिल क्लास तबका है उसी के ऊपर सैलरीड क्लास, और वो भी उसी के ऊपर आप हर बजट में, नए बजट में उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थ्रू दीज डिफरेंट मेयर्स। फॉर एग्जांपल बिजली के बिल में टैक्स बढ़ा दिया, गैस के बिल में बढ़ा दिया, और डिफरेंट सेट ऑफ टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। नया वो आपके पास वो नहीं है। अब मसला ये है कि ये जब गवर्नमेंट खत्म होगी अगस्त में, 3 महीनों के लिए निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, तो वो पहले 3-4 महीने कैबिनेट बनाने में और वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, पहले तो जब आपका अभी जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें तो इतनी खिचड़ी होगी, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वो फिर मिनिस्ट्रीज की बंदर बांट और वो जोड़ तोड़ और लेन देन, उसमें आपके 4-5 महीने लग जाएंगे शुरू में। तो आपका ये जो 9 महीने हैं इसमें जो आपने रिफॉर्म्स करने हैं, जो मेजर रिफॉर्म्स आपको चाहिए फॉर बूस्टिंग योर इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द अदर सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि बड़े सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जो कि इस वक्त अभी तक रिटेल सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर विच आर अनटैक्स्ड, उनके ऊपर अभी आपने टैक्स करना है, और उसके लिए जो रिफॉर्म्स करने हैं वो नहीं है कोई, और ना होने लगे। तो अगले साल आप देखें कि आपने ये जो $25 बिलियन ये वापस करना है, ये आप कहाँ से देंगे? ये फिर आपने वही, इट विल कम डाउन टू अ हॉल्ट, द इकोनॉमी, वही डिफॉल्ट वाली बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। फिर आप जाएंगे, आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो जाएंगे एक एक मुल्क, उनसे कहेंगे कि हमें रोल ओवर कर दें, थोड़ा सा हमें और डिपॉजिट्स हमारे पास रख दें, और ये जो आपके पास अभी जो पैसे हैं ये आपने अगली बार जब देने हैं तो ये सूद समेत वापस देने हैं। आप वैसे ही मुंह आगे नहीं दे देते, इसके ऊपर आपने ठीक ठाक सूद देना है, इंटरेस्ट देना है। तो next year the economy is going to be even bad, unfortunately. This is what I am seeing, this is what a lot of different economists are also seeing, because अभी हम वो कर रहे हैं कि we are just kicking the can down the way, और जो reforms की ज़रूरत है to stabilize the economy, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। I think it will be a difficult period, और आपके पास यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह के हालात हैं। The inflation is high, 35%, 36% इन्फ्लेशन है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो अभी थोड़ी सी नीचे आ गई, बट हाई नहीं है। एक्चुअल प्राइसेस आर स्टिल 45% करीब। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें हैं। फिर आपका जो मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है, उसके लिए आप देखिए किसी किस्म की सेफ्टी नेट नहीं है, किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से। एक सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है जिसका बजट 300 बिलियन रुपीज़ से बढ़ा के 450 बिलियन रुपीज़ कर दिया। एक वो सिर्फ आप एक डायरेक्ट जो है ना वो लोअर क्लास को वो दे रहे हैं, सेफ्टी नेट दे रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लिए इस मुल्क में जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा पिसता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक तो टैक्स के अंडर भी होता है। जो एलीट होती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ निगोसिएशंस करके अपने आप को बचा लेते हैं। जो बिल्कुल लोअर क्लास होता है उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या फिर हेल्थ कार्ड के जरिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, सस्टेन कर जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो बेचारा, उसके ऊपर टैक्स भी हर साल बढ़ता है, और किसी किस्म का गवर्नमेंट उसको ना कोई इंसेंटिव देता है, न कोई सेफ्टी नेट देता है, तो वो उसके लिए मुश्किलात हर साल ज़्यादा होती जा रही हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न इतना आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग निकल रहे हैं मुल्क से बाहर। वजह यही है कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये वी आर गोइंग डाउन एक क्वैगमीर है जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, और ये दलदल है जिसमें हम हर साल धंसते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन इवन नेक्स्ट ईयर। अच्छा, इसका लॉन्ग टर्म पे सोल्यूशन क्या है? अगर आप बात करें मिडिल क्लास की, तो बाय 2030 मैकेंजी की रिपोर्ट है कि आपका जो मिडिल क्लास है वो 100 मिलियन आपका हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम हर इलेक्शन में, हर बजट में कहते होते हैं रिफॉर्मेशन लेके आना, रिफॉर्म लेके आना, करना है, लेकिन अल्टीमेटली वही हो रहा होता है कि हम तकरीबन 6-7 महीने बाद जाके बाहर जाते हैं, IMF नहीं तो फिर हमारे जो कि दोस्त ममालिक है, UAE, सऊदीया, या फिर हम जाके कहीं चाइना से पैसे पकड़ लिए, वो कर रहे हैं। जैसे आपने बात की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नेट टैक्स के अंदर लेके आना है, वो कैसे आएगी? मतलब वहाँ की रेगुलेटरी ही नहीं है वहाँ पे। तो अगर बात करें आपकी, अगर वो उसकी बात कर लें रिटेल सेक्टर के अंदर, वो हमने कैसे लेके आना है? क्योंकि जैसे अब हाथ डालो किसी के ऊपर वो तबका चीखता है, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान में सिस्टम इतना मफलूज हो गया है ना
अगर आप एक गवर्नमेंट आ रही है ना कि अब एक पार्टी गवर्नमेंट में आ रही है तो उसको सपोर्ट है ताजर बरादरी की, उसको सपोर्ट है वहाँ से कुछ और जो कि हिडन वो होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब वो जाके उन पे रिफॉर्मेशन में हाथ डालता होता है, कहीं ना कहीं उसके हाथ लिमिट हो जाते होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन कहाँ से आने वाला है? मतलब मैं तो नहीं देखता। अच्छा, एक और रिपोर्ट भी है कि बाय 2075 पाकिस्तान जाके 12 ट्रिलियन की आपके डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी, आपकी जीडीपी। एक रिसर्च आई है वहाँ पे जाके। तो वो कैसे आप देखते हैं, कैसे पॉसिबल है ये चीज़ें? ये तो मेरे ख्याल से मफरूज़ों के ऊपर भी पॉसिबल है। 12 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, अभी आपकी 300 बिलियन की टोटल जीडीपी है और पोटेंशियल आपका 1 ट्रिलियन का है। आई आई एग्री, जो कि क्योंकि इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, अभी इस सेंसस में आपका ऑलमोस्ट 240 मिलियन पीपल हो गए और आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज मोर देन 2%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक ही की एक एस्टिमेशन है कि बाय 2040 आवर पॉपुलेशन विल बी अराउंड 400 मिलियन और हम शायद दुनिया की चौथी बड़ी पॉपुलेशन बन जाए। लेकिन आप देखेंगे रिसोर्सेज कहाँ हैं। आपका पर कैपिटा वाटर इज अराउंड 1000 जो उसका क्यूबिक स्टैंडर्ड होता है। वाटर स्कार्स कंट्री है पाकिस्तान। रिसोर्सेज आपके पास, फूड सिक्योरिटी आपकी नहीं है। आप बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, आप गंदम इंपोर्ट करते हैं। ये आपका हाल है कि आप कहते हैं वी आर एग्रेरियन इकोनॉमी। आप कैसी एग्रेरियन इकोनॉमी है? और आपके पास हर किस्म की गैस, देखें इस्लामाबाद के सेक्टर्स में सर्दियां आती हैं तो घरों से गैस गायब हो जाता है। इवन गर्मियों में, अब गर्मियां के बाद इस्लामाबाद में बैठे हैं, 10 बजे के बाद गैस खत्म हो जाती है। वो इसके ऊपर एक जोक था, मैं पिछले बार पढ़ रहा था, एक दोस्त के साथ बात हो रही थी तो वो कहता है कि मैंने कहा यार गैस का मसला है। कहता है यार मुताला पाकिस्तान से कनेक्शन ले लो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़खायर पड़े हुए गैस के पाकिस्तान के। तो ये हमारे हालात हैं कि इट्स अ रिसोर्स स्कार्स कंट्री एंड वी आर increasing the population at a very fast pace. How can you compensate for those resources? Policy planning इस level पर होनी चाहिए कि how can we, if you don't want to control the population, how can you manage your population? ये भी एक देखें कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं। आप how are you equipping your young people with skills necessary for the future that is coming ahead, which is a digital and AI enabled future? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? Nothing. प्रेसिडेंट साहब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनिशिएटिव था, उसमें जिस तरह के कोर्सेज थे वो यकीन करें जस्ट विद अ गूगल सर्च आपको कोर्स मिल जाता। और उसके लिए उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया हुआ था प्रेसिडेंट साहब ने। अभी गवर्नर साहब जो सिंध के हैं उन्होंने एक अपना इनिशिएटिव शुरू किया है, मुझे देख के हंसी आई। आप उनके वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने किया क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई कोर्स उन्होंने वो किया हुआ इनिशिएटिव। We have to just go on the website. सबसे पहले आपको as a prerequisite of your signing up, आपको गवर्नर साहब के फेसबुक पेज को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद then you are eligible to sign up for that course. तो यानी ये priorities है। What are we doing and what are the things heading towards? Scary. As a young person, I think हमें hopeful होना चाहिए, but जो हालात मैं देखता हूँ, because of the understanding that I have of the issues, it scares me to the core. Because ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं our ruling elite, और इसमें सब आ जाते हैं, irrespective of the political class and you know institutions and everything, जो भी आप, ये तमाम they are oblivious and they are apathetic to our issues. Young people need to you know take interest in public policy issues. Political उससे बाहर निकले। दिस इज़ वेयर मैं जहाँ भी मेरी पब्लिक स्पीकिंग होती है मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ में इंटरेस्ट लें, समझें व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेसिंग योर फ्यूचर। बिकॉज जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं दे आर बीइंग फॉर्मुलेटेड फॉर योर फ्यूचर। ये जो लोग बना रहे हैं ना जो 50s और 60s में, ये 10-15 साल बाद मर जाएंगे, ये तो रहेंगे नहीं इसके लिए। यू हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज पॉलिसीज़। अगर हेल्थ है, एजुकेशन है, साइंस पॉलिसी है, जो भी है वो आपके फ्यूचर के लिए बन रही है। So you have to take interest in them, engage with your policy makers. सोशल मीडिया का आपके पास प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने वॉइसेस कंसर्न करें और वहाँ पर बात करें। एटलीस्ट इंटरेस्ट तो शो करें ना, फिर आपके पॉलिसी मेकर्स हैं वो आपको सीरियस लेंगे। अच्छा, एक बड़ी चीज़ थी पाकिस्तान के अंदर, बड़ा एक बज़ आया कि यार CPEC आ रहा है, गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान को बूम कर देगा। ठीक है, चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, आके इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान की सारी आप सेक्टर उठा के देख लें, क्या वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, आपकी रोड्स हैं, आपके बाकी सेक्टर्स लग रहे हैं, तो बड़ा बूम कर जाएगा। तो अगर आप एज एक इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनालाइज करें तो क्या CPEC
को जिस तरह से लेके आया, क्या वाकई उसने उतना डिलीवर किया है या फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमने उसका फुल पोटेंशियल का रीप हम नहीं कर सके? सीपैक तो जब आया था तो उसको टर्म किया था एज अ गेम चेंजर, और उसका पोटेंशियल था भी। जो आप ट्रांजिट टैक्सेस लेते हैं फ्रॉम चाइनीज ट्रांसपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, उनसे, और फिर आप जो उसमें जो मेन चीज़ें थी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का था, कि वो क्रिएट होंगी, और चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज दोनों यहाँ पर अपने इकोनॉमिक जोन्स लगाएगी और वो यहाँ पर प्रोडक्शन होगी। और जो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेज़ की मैं आपको बात कर रहा था कि वो किक स्टार्ट होगा, जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। हुआ ये कि जब से सीपैक स्टार्ट हुआ 2015 में, जो फेज़ 1 था, विच वाज ऑलवेज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क्स, ब्रिजेस और इन चीज़ों के ऊपर, मोटरवेज और उसके ऊपर था। तो वो तो आपने कंप्लीट कर लिया और वो चाइना ने डिलीवर भी कर लिया, और उसमें कुछ पावर प्रोजेक्ट्स भी थे। 12 के करीब इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स चाइना ने लगाए। मेजॉरिटी ऑफ देम आर कोल प्रोजेक्ट्स। उसमें भी मैं आपको बताऊं, एक मसला ये है कि कोल जो है ना, जो चाइना जो कोल पावर प्लांट लगाए हैं, वो कोल इंपोर्ट होती है, आपकी लोकल कोल उसमें यूज नहीं हो रही। तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वो पहले ही इतना हाई है, क्योंकि आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, गंदम तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल इंपोर्ट का आपका इंपोर्ट बिल हमेशा बहुत बड़ा होता है। तो आप कोल भी इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारे पास लोकल कोल की कैपेसिटी है, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा। अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है चाइना से कि आप उसको हमारे लोकल फ्यूल के कोल के ऊपर उसको लेकर आए। अब जो पहला फेज था वो तो चाइना ने डिलीवर कर दिया। सेकेंड फेज वॉज अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अपग्रेडिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू रिसर्च, इनोवेशन, और टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स का भी उसमें था प्रोजेक्ट में, जो सीपैक का जो मास्टर प्लान है उसमें। वो जो फेज है उसमें क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बननी थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करने, आपने अट्रैक्ट करना है, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है टू चाइनीज इंडस्ट्रीज, कि वो यहाँ पे आए और वो यहाँ पे अपने बिजनेसेस सेटअप करें। वो ज़्यादा उसमें B2B वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था कि आपने बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना है। जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो तो आपके साथ एक हद तक वो कर रही है। अब वो चीज़ रुकी हुई है, क्योंकि चाइना को आपने लगाया हुआ है 2-3 चीज़ों में। चाइना को इस वक्त आपने लगाया हुआ है, एक तो हर टाइम आपका जब भी फिस्कल डेफिसिट आता है कि यार हमारा इतना गैप आ रहा है, आप हमें ज़रा $1 बिलियन हमें दें, तो वो आपको डिपॉजिट कर देते हैं। हमारा ये फिस्कल डेफिसिट आ रहा है इतना, हमें ये रोल ओवर कर दें, तो वो रोल ओवर कर देते हैं। फिर जो ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं 12 के करीब, इनका हमारा जो सर्कुलर डेट है वो इतना बढ़ गया है कि इनको जो रीपेमेंट्स करनी है वो नहीं हो पा रही गवर्नमेंट से, और वो हमेशा उसके ऊपर उनके साथ हमारी लड़ाई होती है और चाइनीज़ नाराज़गी शो करते हैं। अच्छा, ये शुरू में नेगोशिएट भी किए गए थे, देवर नेगोशिएटेड एट वेरी हाई रेट। चाइनीज़ जो हमें जो चूंकि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ये तो चाइनीज़ बेसिकली लोन्स है ना, तो वो आपने रीपे करने हैं, तो देवर एट अ वेरी हाई रेट विच इज़ 5 to 6% इंटरेस्ट रेट। एंड अभी हम चाइना से ये कह रहे हैं, जो IMF ने भी हमें कहा और जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पाकिस्तान को कहा है, US की जो इकोनॉमिक टीम है, कि आप चाइना के साथ रीनेगोशिएट करें। चाइना के साथ हम बात करते हैं, चाइना कहते हैं कि रीनेगोशिएशंस तो हमारी क्लॉज ही नहीं है, और अगर आपके साथ करेंगे तो BRI तो 60 से ज़्यादा मुल्कों में चल रहा है, तो वहाँ पे फिर सारे हमसे कहेंगे कि हमारे साथ रीनेगोशिएट करें। वी डोंट वांट टू सेट एन एग्जांपल ऑफ रीनेगोशिएशन। आपको उस टाइम सोचना चाहिए था और ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। तो एक तो रीपेमेंट्स का इशू है। फिर हमने देखा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। फिर हमने अट्रैक्ट नहीं कर पाए चाइनीज़ बिजनेसेस को कि वो यहाँ पे आएँ और फैक्ट्रीज लगाएं और यहाँ पे हम लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करें और हम एक्सपोर्ट्स करें पूरी दुनिया को। वो चीज़ हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। नंबर 1 वाज पॉलिटिकल, नंबर 2 इज सिक्योरिटी रीजंस। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में, एंड इट इज़ अ रिपोर्ट बाय चाइनीज थिंक टैंक, कि पूरी दुनिया में जो चाइनीज वर्कर्स, ओवरसीज वर्कर्स की डेथ हो रही है इन टेररिस्ट किलिंग्स और मर्डर्स, वो पाकिस्तान में हो रही है। पूरी दुनिया में हाईएस्ट, इवन देखें उनके सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में भी वर्कर्स हैं, लेकिन हाईएस्ट दैट आर गेटिंग किल्ड हर इन पाकिस्तान। दिस इज अ रिपोर्ट बाय चाइनीज थिंक टैंक। तो सिक्योरिटी फॉर चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। जो आपका दासू डैम में अटैक हुआ था, चाइना के 14 वर्कर्स मरे, वो चाबहक हुए थे। एड़ी चोटी का जोर लगाया है चाइना ने आपके साथ कि आप उसकी कॉम्पनसेशन देंगे। आपने बहुत मिन्नतें की कि हम नहीं दे सकते, उन्होंने फिर भी आपसे आई गेस 30-35 मिलियन US डॉलर उसके उनसे उन्होंने आपसे इसके लिए हैं कॉम्पनसेशन, जो वो उसकी उनकी डेथ की। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है। फिर हमारा जी जो कॉस्ट ऑफ सीपैक है दैट इज ऑल्सो रेज्ड। ML1 जो प्रोजेक्ट था वो शुरू में जब पिच किया गया था सीपैक में, दैट वाज अराउंड $6 बिलियन। अब
बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वक्त के साथ बढ़ती है, पूरी दुनिया में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है विद इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, उसकी कॉस्ट पहुंच गई है $10 बिलियन तक। और ML1 आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि आपका जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज डाइंग विद टाइम एंड यू नीड टू अपग्रेड इट टू जो ML1 है उसके साथ। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। Cost of securing CPEC has also gone high with these threats of different BLA, BLF, TTP, all these threats जो कि चाइना को इस वक्त जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका जो अगर आप लिटरेचर पढ़ें, जो मैं पढ़ता हूँ, तो वो उनका जो एक बहुत बड़ा लिटरेचर का पोर्शन है दैट इज टारगेटिंग चाइना एज एन इम्पीरियलिस्ट इन दिस कंट्री। तो वो जो आपका जो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग वो है CPEC, वो भी तो ऊपर गया है ना। आपने लाजिम बात है, हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन रेस किया है पाकिस्तान आर्मी ने ऑफ सिक्योरिंग CPEC, तो वो उसके ऊपर तो कॉस्ट लगती है आपकी। तो दीज आर अ लॉट ऑफ CPEC पे तो हम पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। सो मेनी फैक्टर्स व्हाई CPEC हैज स्लोड डाउन एंड व्हाई इट हैज नॉट स्टिल अचीव्ड द। अच्छा, इसमें एक और लास्ट जो फैक्टर है वो ये है कि चाइना से भी थोड़ी सी उनसे भी हमारा ये गिला बनता है कि उन्होंने हमारे वो जो वर्कर्स हैं CPEC में, वो बहुत सारे वर्कर्स खुद चाइना से इंपोर्ट करता है और वो यहाँ पर लेकर आता है इंस्टेड ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज। जो डाउन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज है वो तो दे देता है, लेकिन इन CPEC प्लानिंग एंड मास्टर प्रोजेक्ट्स, मास्टर प्लानिंग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की होती है या फिर जो सीनियर स्टाफ होता है, वो हमेशा उसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोअर की काम कर रहे हैं, डिजाइन वगैरह वहीं पे चीजें आके चाइनीज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिसीजन आपके साथ हुई है। मुझे ये बताया कि चाइना हमें सपोर्ट भी कर रहा है, हमें जब पैसे मांगते हैं रोल ओवर भी हमें कर देता होता है। चाइना ने आके यहाँ पे रोड से बना दे, ब्रिज बना रहा है, यहाँ पे काफ़ी हाइड्रो प्लांट काम हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जब पाकिस्तान ने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बिजनेस के लिए, वो चीज़ हो नहीं पा रही। तो अल्टीमेटली चाइना को यहाँ से क्या मिल रहा है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो चाइना के लिए क्या है वहाँ पे फ़ायदा क्या है? देखिए, चाइना इज स्टिल होपिंग कि पाकिस्तान विल गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर, और जो CPEC के जो फ्रूट्स है वो रीप कर पाएगा पाकिस्तान भी और चाइना भी। लेकिन वो हमारा हाउस अभी तक तो इन ऑर्डर नहीं हो रहा। चाइना के लिए जो CPEC है, विच इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तो एक तो बहुत बड़ी रीज़न चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है, क्योंकि चाइना जो अभी जो रूट यूज़ कर रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग रूट फॉर इट्स ट्रेड शिप्स, कार्गो शिप्स के वो यूज़ करता है, और वो इंडियन ओशन, पहले तो वो साउथ चाइना सी में जा रहा है, इंडियन ओशन से गुजरते वो फिर वो मिडल ईस्ट और यूरोप और वहाँ जाता है। तो CPEC जो है ना, उसके लिए बिल्कुल एक शॉर्टकट है। इट कट्स डाउन द रूट बाय थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। एक तो ये है जो कॉस्ट ऑफ उनका डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स। फिर उसमें ये कि आपको पता है कि इंडियन ओशन के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी मिलिटराइजेशन इंडिया और US कर रहा है, और फिर साउथ चाइना सी के अंदर भी US ने बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन की है अलॉन्ग विद जापान। इस वक्त जापान ने भी आफ्टर द World War II जापान अपनी मिलिट्री को रेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द चाइनीज थ्रेट। वो समझते हैं कि चाइना से एक थ्रेट है, तो वहाँ पर भी साउथ चाइना सी में भी चाइना के लिए प्रॉब्लम्स है। तो वो समझता है कि CPEC उसके लिए ये ना सिर्फ शॉर्टेस्ट रूट है बट ऑल्सो सेफेस्ट रूट। यहाँ से वो गवादर से डायरेक्ट वो जा सकता है, मिडल ईस्ट की मार्केट्स को भी पहुँच सकता है और वो यूरोपियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो चाइना विच सीज इटसेल्फ एज द फ्यूचर सुपर पावर, तो वो चाहता है कि वो ये रीजन जो है ना, जो साउथ एशियन रीजन है, विच इज़ ना सिर्फ अभी पाकिस्तान बल्कि इवन अफगानिस्तान एज वेल, वो चाहता है कि इस रीजन को भी वो इकोनॉमिकली एम्पावर करे ताकि एक विन विन सिचुएशन हो सबके लिए, और सारे जो है ना वो इस इकोनॉमिक बूम का एक वो जो फ्रूट्स है उसको रीप कर पाए। तो ये भी एक चाइना के लिए। प्लस चाइना ऑल्सो सीज पाकिस्तान एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इट्स फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन विद US। तो वो भी एक चाइना के लिए एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है। फिर इस वक्त जो जितने भी चाइनीज़ डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसका डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर इस वक्त पाकिस्तान है। J-10C जहाज़ आपने ख़रीदे, ये दुनिया में और किसी मुल्क ने नहीं ख़रीदे चाइना से, सिर्फ और सिर्फ आपने ख़रीदे हैं। फिर जो JF-17 है, फिर बाद में आपने उससे चाइना के साथ जॉइंट वेंचर करके अब वो प्रोडक्शन भी की है, तो उसके भी जो सबसे पहले ख़रीदार थे वो पाकिस्तानी थे। फिर आप और चाइना से बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इस वक्त ख़रीद रहे हैं, क्योंकि कुछ तो US ने आपके ऊपर कुछ सैंक्शंस पहले लगाए थे, फिर लाजिम बात है उनका जो इंडिया के साथ अलायंस है उसके बाद कुछ इक्विपमेंट आपको वो नहीं दे रहे डिफेंस, तो आपको मजबूरन चाइना से लेना पड़ रहा है। तो वो भी एक चाइना के लिए इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव डिफेंस मार्केट एज वेल। प्लस चाइना चाहता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में देखें, चाइनीज़ जो इकॉनमी है
वो अपनी कैपेसिटी को ओवरफ्लो कर चुका है, यानी उसको कंप्लीट कर चुका है। अब वो अपनी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, और मुल्कों में इंडस्ट्रीज और मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज देखना चाह रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में चाइनीज ऑयल कंपनीज आर साइनिंग एग्रीमेंट्स विद द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे एक मैस एनक कॉपर माइन, कॉपर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर अमू दरिया ऑयल प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स चाइना वहाँ पर कोशिश कर रहा है, बट लेकिन चूंकि वहाँ पे भी थोड़े सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल even the Afghan Taliban are so much shrewd and so much they understand the economy कि उन्होंने चाइनीज को एक गारंटी दी हुई है कि आप बस सिर्फ पैसा लगाएं, सिक्योरिटी हमारे ऊपर छोड़, आपके वर्कर्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आप सिर्फ यहाँ पर लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, कॉपर के माइंस खोलें, आप यहाँ पे ऑयल प्रोजेक्ट्स लगाएं, लेकिन हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो आई थिंक ये भी एक एवेन्यू है चाइना के लिए इन द रीजन। अच्छा, ये जो चीज़ें ना इतनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती। मतलब अगर अफगानिस्तान के हालात की बात आप कर लें तो शायद आज ठीक हैं, शायद 1 साल बाद बिल्कुल ठीक ना हो, क्योंकि यूएस ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस कंट्रोल चीज़ें कर रहा है। तो आप कैसा देखते हैं लास्ट ईयर जो अफगान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उसका कैसा इम्पैक्ट आया है CPEC के ऊपर? पॉजिटिव था, नेगेटिव था? फॉर अ मोमेंट हमें लग रहा था पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया है, कुछ तबका कह रहा था यार अच्छा हो गया, कुछ कहते पता नहीं क्या हो गया है, तो उसने सम हाउ डैमेज किया CPEC को। तो वो किस तरह से आप देखते हो तो एज अ फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू? और फिर वही चाइना बाद में जाके अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, जो 15 अगस्त 2021 को फॉल ऑफ काबुल हुआ था और तालिबान टुक ओवर द फॉर्मर रिपब्लिक अफगान रिपब्लिक, टू कंट्रोल ऑफ द फॉर्मर अफगान रिपब्लिक, तो उसके बाद हुआ ये है कि पाकिस्तान में एक ये खुशफहमी थी कि शायद अब पाकिस्तान में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो तो अपने ही बच्चे हैं। तो ये एक परसेप्शन थी हमारे यहाँ पे, जो थिंकर्स थे और मीडिया था और सोसाइटी थी। लेकिन हुआ उसके बरक्स, जो अफगानिस्तान में जो TTP के जो स्लीपर सेल्स थे या जो उनको सेफ हेवन्स थे, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए। और जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो टेरर एक्टिविटी थी, जो कि काफ़ी हद तक कम हो गई थी, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, फिर रद्दुल फसाद, और उसके बाद जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमारे फाटा में हुए, उसके बाद कंट्रोल कर लिया था हमने। वो 200 से 250% वो बढ़ा है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और इस वक्त बाकायदा वहाँ पर अफगान सरजमीन को यूज़ करते हुए ना सिर्फ प्लानिंग होती है, बल्कि वहाँ पे मटेरियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट उनको वहाँ मिलती है टू लॉन्च अटैक्स इन पाकिस्तान। अभी आपको पता है कि इस साल में जो पेशावर में पुलिस अकेडमी के ऊपर जो हमला हुआ था, 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए। रोज़ाना की बुनियाद पे बॉर्डर पे क्लैशेस होते हैं। बलूचिस्तान में फिर प्रॉब्लम्स हैं। अभी TTP ने एक बलूचिस्तान में भी एक शैडो प्रोविंस अनाउंसमेंट की है। प्रॉब्लम्स हैं। अब चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने रिसेंटली एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट या मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें पाकिस्तान की एक कोशिश है कि चाइना के थ्रू अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए कि TTP के ऊपर आप कोई क्रैक डाउन करे और उनको सेफ हेवन्स ना दे। तो ये कोशिश तो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान खुद भी यहाँ पर भी काउंटर टेररिज्म मेजर्स ले रहा है। अफगान तालिबान के साथ भी डिप्लोमेसी में इंगेज है, कर्ब डाउन ऑन दिस थ्रेट, बिकॉज फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, एंड यू आर वेरी राइट अबाउट दैट, कि फॉर एनी इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दे कम हैंड इन हैंड। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो वो आप नहीं कर सकते। और वो जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये इस वक्त इन्हें पता है कि आपकी दुखती हुई रग क्या है, और उन्हें पता है कि दुखती हुई रग आपकी CPEC है। तो तभी आपके दासू के ऊपर हमला हुआ, तभी आपकी कराची में जो कन्फ्यूशियस सेंटर है उसके ऊपर BLA ने अटैक किया। इस वक्त जो एक BLA का एक वो है जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने बाकायदा एक मजीद ब्रिगेड है उनका, जिसमें उन्होंने फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन किया हुआ है, स्पेशली फॉर टारगेटिंग CPEC workers and our security forces. So the threats are high, the stakes are high, challenges are a lot. How our state and our security agencies cope with them will chalk out the future of CPEC, not just in Pakistan, but also in its extension in Afghanistan. So that is yet to be seen. अच्छा, CPEC के अलावा एक और बड़ी मीडिया के अंदर बड़ी चीज़ बड़ी इन है कि रेकोडेक आपका एक गेम चेंजर हो सकता है। उसके तकरीबन शायद जो आपका एग्रीमेंट हुआ था किसी कंपनी के साथ, शायद TCC है आपकी, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल था कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 ट्रिलियन से लेके 3 ट्रिलियन, कुछ लोग कहते हैं $260 बिलियन का पोटेंशियल मौजूद है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि अगर वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को हेल्प आउट करेगा, जिससे पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से अगले बाय 2025 $80 बिलियन आपको वापस करने इंटरनेशनल को, तो वो कितना हेल्प आउट वहाँ पे कर रहा होगा? I think projects like Recodec are
कैन प्रोवाइड अ बिग स्टिमुलस टू आवर इकोनॉमी अगर आप उसको उसके कॉन्ट्रैक्चुअल उसको पूरा करें, जो ऑब्लिगेशंस हैं हमारे एंड पे, ठीक है, जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो करना ही है, लेकिन अगर आप जो स्टेट लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी करें, फिर सिक्योरिटी दें उनको, और फिर आप वहाँ पर उनके साथ जो मामलात हैं वो सीधे रखें, तो मेरे ख्याल से इट कैन बी अ गेम चेंजर और इट कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू अवर इकोनॉमी। अच्छा, एक और चीज़ जितनी भी हमने डिस्कशन की है ना, पाकिस्तान कर क्या रहा है? अपनी ज़मीन दे रहा है, अपनी चीज़ें दे रहे हैं, आके मेरे मिनरल्स निकाल लो, ये मेरा लेबर ले लो जो कि लेबर क्लास है, जो कि लो स्किल काम करेगा। अल्टीमेटली बाकी लोग आ रहे हैं वहाँ पे हाई स्किल काम कर रहे हैं, आपकी इकॉनमी को ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे अपना पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है? सेम विद द रेकोटेक के अंदर भी ना आपका जो जो भी आपका एग्रीमेंट है 50% जो भी होगा वो जो प्रॉफिट है वो लेके जाएगा, ठीक है? इवन सी पैक के अंदर भी आप देख लो जो भी हो रहा है, चाइनीज़ इंजीनियर आते हैं वो काम करते जाते हैं। तो पाकिस्तान वो खुद वो अपने पाँव पे खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब वहाँ पे क्या एक लिमिटेशन है? होना तो ये चाहिए पाकिस्तान चाइना सपोर्ट करे कि हमारे इंजीनियर उसके साथ हैंड इन हैंड जाके काम कर रहे हो, ताकि तब जाके पाकिस्तान सही मायने में ग्रो कर पाएगा। ये तो वही है कि आपकी फॉर अ मोमेंट आपको बैसाखी पकड़ा दी गई है, जब 5-10 साल तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका बल्ले-बल्ले होंगे, ठीक है? बाद में जाके आपने वो आपकी इकॉनमी जाके बिल्कुल आप गिर जाएगी। तो वो लॉन्ग टर्म पे गवर्नमेंट क्यों नहीं आती कि खुद ब खुद अपने इतने रिसोर्स क्रिएट करे, आपके इंजीनियर्स हो जो कि जाके एक्सप्लोर वहाँ पे कर पाए। अब मैं देख रहा सुन रहा था कि रेकोटेक के अंदर जो आप एक्सप्लोर करने के बाद जो प्रोसेस रिफाइन करना है ना, वो पाकिस्तान में वो चीज़ है ही नहीं। तो वो जो कंपनी है वो बाहर लेके जाएगी, वहाँ पे जाके करेगी। इस पे अब एक बॉटलनेक वहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। सेम विद आप सी पैक की बात कर लो, जितने भी पावर प्लांट आपके लग रहे हैं वहाँ पे जाके, कौन कर रहा है? बाहर से इंजीनियर्स आते हैं वो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान का अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो जाके यूरोप में काम कर रहा है। एक तो रिटेन नहीं कर पा रहे, दूसरा हमारे पास इतनी शायद कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि वो चीज़ें कर पाएँ। मतलब कहाँ पे लैक ऑफ आप कह लो ट्रस्ट आ रहा है गवर्नमेंट का अपने अपने एम्प्लॉयमेंट अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, या फिर क्या चीज़ें आ रही हैं? मतलब आप क्या समझते हो इसको? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि ये जो मॉडल है कि बड़ी कंपनीज़ आती है और किसी मुल्क में मिनरल्स की प्रोजेक्ट्स लगाती है, या फिर नॉट जस्ट मिनरल्स बट ऑयल एंड गैस एज़ वेल। तो देखिए ये मॉडल तो पूरी दुनिया में चल रहा है, और यही मल्टीनेशनल जो ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर ऑयल रिफाइनरीज़ या फिर इस तरह के मिनरल एक्सट्रैक्शन कंपनीज़ होती हैं, ये काम करती इसी तरह ही करती हैं। लेकिन होता ये है कि उसके साथ आप अच्छी नेगोशिएशंस करते हैं। अच्छी नेगोशिएशंस करने के लिए भी आपको एक कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, यहाँ पे कॉम्पिटेंट टीम चाहिए who can negotiate with them, because these negotiations last for years and months. तो उसके लिए आपकी अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इतनी होनी चाहिए कि ये नेगोशिएट, क्योंकि ये जो एक बार आप इनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं ही स्टेज, और ये फिर इफ यू डोंट पे अप और इफ यू डोंट अपहोल्ड दे ड्रैग यू टू इंटरनेशनल कोर्ट्स, जिस तरह ये उन्होंने किया था हमें एक इंटरनेशनल कंपनी ने रिसेंटली। तो मसला ये है कि एक तो नेगोशिएशंस हम प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारी उस तरह की शायद नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द चाइनीज। चाइनीज आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स, वेरी श्रूड नेगोशिएटर्स। उनके साथ आप जब भी बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज दे हैव देयर नेशनल इंटरेस्ट एट हार्ट, और वो आपके साथ बड़ी टफ नेगोशिएशंस करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। दूसरी बात आ जाती है आपकी कि आपकी जो लेबर है या आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही। तो दैन अगेन 2 लेवल पे, एक तो आपकी प्रोजेक्ट प्लानर सही नहीं हुई कि आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को सही यूटिलाइज नहीं किया। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि शायद आपके पास वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है जो कि इस तरह के वो कर पाएँ, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाएँ। अभी रिकॉर्ड खैर मैं रिसेंटली देख रहा तो उन्होंने काफ़ी सारी हायरिंग की हुई है, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह उन्होंने दिए हुए, लोकल स्टाफ को वो हायर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह भी नहीं हो सकता कि वो सारा का सारा स्टाफ बाहर से है। ज़्यादातर जो लीडरशिप होती है उनकी वो बाहर से आती है, लोकली एम्प्लॉयड उनका स्टाफ होता है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वी नीड टू बी टफ नेगोशिएटर्स एंड वी नीड टू टेक आवर नेशनल इंटरेस्ट एट हार्ट वेरी सीरियसली। मैं एक पर्सनल आपको एक मिसाल दूं कि मैं 2018 में गया चाइना ऑन अ स्टेट लेवल विजिट। आई वाज स्टेट गेस्ट एज पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसमें हमारे साथ 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये पीटीआई और पीएमएलएन की गए हुए थे, हमारे साथ सेनेटर्स वगैरह गए हुए थे। तो उसमें जो हमारा के मुख्तलिफ दिन का प्रोग्राम था, तो हमारे मुख्तलिफ दिन में हमें वो ब्रीफिंग्स देते थे ऑफ देयर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो वो उनके साथ हमारे डेलीगेशन लेवल पे मीटिंग्स होती थी। कभी वो हमारे पॉवर्टी एलिवेशन का मॉडल समझा रहे हैं कि चाइना में किस तरह उन्होंने 500 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला है, क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या थी। तो एक दिन हमारी बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग एक मीटिंग थी विद द चाइनीज़, जो उनका डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो जो उनका नैब होता है बेसिकली, एंटी करप्शन का जो इदारा होता है, तो उसको डिसिप्लिनरी कमेटी कहते हैं। तो उनके साथ मीटिंग थी। तो उसमें हुआ ये कि मैं
पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी वाले जो है ना, वो जो अरकान थे वो सोए हुए थे, अपने रूम से वो नहीं निकले और वो उस डेलीगेशन का पार्ट नहीं बने जिसमें मीटिंग थी। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वो जब हमारी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, तो जो चाइनीज़ जो एंटी करप्शन के वो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पहले अपनी प्रेजेंटेशन दी बड़ी प्यारी। उन्होंने बताया कि हमारे क्या मॉडल है, हम करप्शन को 3 लेवल्स पे डील करते हैं। वन इज़ टाइगर, टाइगर वो होते हैं कि जो टॉप लेवल की करप्शन करते हैं। फिर हमारा होता है फॉक्सेस, फॉक्सेस वो होते हैं कि जो मिडिल लेवल के करप्शन करते हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। फ्लाइज, फ्लाइज वो होते हैं जो कि ये यूनियन काउंसिल लेवल पे छोटे लेवल की करप्शन करते हैं। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई और वो पॉलिसीज बताई, क्या हम सजाएं देते हैं, क्या होता है। जनाब, जब हमारी बारी आई तो हमारा वो जो डेलीगेशन में से एक शख्स थे, वो कहते हैं कि सीपेक तो खा गए हैं ये वाले जो हुकूमत है, वो करप्शन हो रही है जनाब सीपेक में, तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे के सारे पैसे खा गए। तो वो एक हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये तो एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं। वुड यू बिलीव आप स्टेट लेवल पे गए हुए अपने पाकिस्तान को ब्लेम करो आपस में ना। पाकिस्तान को blame- यार आप कुछ तो सोचें, ठीक है आपकी पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, बट लीव दैट इन योर कंट्री। यहाँ पर आप आए हैं तो यू शुड हैव योर नेशनल इंटरेस्ट एट हार्ट। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई। उसके बाद मुझे बात करने का मौका मिला, मैंने थोड़ा सा अपने नैब और लॉज के बारे में बताया, लेकिन द डैमेज हैड बीन डन, जो उन्होंने करना था वो कर लिया था। सो वेरी एम्बेरसिंग फॉर अस एज वेल। और ये अगर ये हमें सोच आ जाए कि टू पुट योर नेशनल इंटरेस्ट एट फर्स्ट बिफोर पार्टी इंटरेस्ट, बिफोर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, बिफोर डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट, तो ये ट्रिकल डाउन अगर हमारी फिलॉसफी बन जाए, आई थिंक वी कैन डू वेल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ में आजकल इन है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, तो वो किस तरह सोल्यूशन देखते हो? क्या वाकई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है वो, अगर अब इम्प्लीमेंट कर लें, सारी पार्टीज बैठ जाएं इकट्ठे और कहें अच्छा ये पॉलिसी आज बन रही है, 15 साल के से कोई नहीं छेड़ सकता, तो ये सोल्यूशन हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को बाहर निकालने का, या फिर ये भी ऑन पेपर ही रह जाएगा या फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा? मेरे ख्याल से जितने भी चार्टर्स बने हैं ना, चार्टर ऑफ पीस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से ये सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए होते हैं। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था कि मुशर्रफ के खिलाफ हम एक साथ होंगे, तो वो उनके एक शॉर्ट लिव्ड और बड़ा एक पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशन था उन दोनों का, जो उन्होंने वो किया। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आप को मेरे ख्याल से एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना होगा, और एक तो सबसे बड़ी रियलाइजेशन आपको ये करनी पड़ेगी कि अगर इकोनॉमी हमारी है तो हम हैं। बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, दैट इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। जब आपकी ये LCs बंद हुए हैं और जो अभी भी हैं, आपको पता है कि आपके इसेंशियल हेल्थ इक्विपमेंट्स तो नहीं, सिर्फ इसेंशियल मिलिट्री इंपोर्ट्स भी आपके बंद थे, बिकॉज आपके पास नहीं थे डॉलर्स। तो इकोनॉमी इज लिंक्ड टू सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एज वेल, एंड वी हैव टू रियलाइज दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो इसके ऊपर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे इसके ऊपर बात करें। लेकिन एक तो ये कि इन सबको बिठाए कौन एक साथ एक टेबल पे। अगर फॉर एग्जांपल ये सारे बैठे तो इमरान खान साहब कहेंगे कि मैंने नहीं बैठना इनके साथ, ये सारे चोर हैं। वो कहेंगे कि नहीं, इमरान खान साहब जो है ना, ये अनापरस्त हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये गद्दार हैं, इनको हमने नहीं बिठाना। तो मेरे ख्याल से ये तमाम सबको बिठाना चाहिए। अगर कोई बिठाने वाले हैं वो बिठा दें इन्हें, और बात करेंगे भैया अपने डिफरेंसेस आप एक तरफ रखें, एंड लेट्स चॉक आउट अ प्लान फॉर लाइक नेक्स्ट 20 years और 30 years फॉर द इकोनॉमी। और जो भी गवर्नमेंट आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज, बट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज शुड बी दीज, और वो चॉक आउट करे। और वो मेरे ख्याल से इट शुड बी अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ऑन ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करना इज अ जाइगेंटिक टास्क, एंड इट्स very difficult to make these people realize the importance of it. अच्छा, जब भी हम इकॉनमी की बात करें ना, एक बड़ी क्वेश्चन आती होती है कि आपका जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकता है? देखा जाए पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कंट्री है, वीट भी बाहर से वो इंपोर्ट कर रहा है, कोस्टल आपका एरिया बड़ा साजगार है, आपके सनफ्लावर के लिए वो भी आप नहीं कर रहे। आप बाकी बात कर लो, सियालकोट में आपके इतने स्पोर्ट्स की वो चीज़ें होती है, उसके बाद भी वो भी नंबर देखें ना, फिगर वो भी डिक्लाइन हो रहा है ओवर द ईयर जाके, वो चीज़ मार्केट अपनी कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकता है गिवन द सर्कमस्टांस जो अभी चल रहा है मुल्क के अंदर? हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती है वो हमारी होती है टेक्सटाइल की, या फिर कुछ ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इन चीज़ों की हमारी होती है। उसके अलावा IT की हमारी एक्सपोर्ट है, $3 बिलियन हमारी वो पहुंच जाती है। फिर और मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स और सियालकोट की जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है, इनकी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं।
एक्सपोर्ट्स को सबसे बड़े बढ़ाने का सबसे जो मेजर तरीका होता है वो तो होता है आप इंडस्ट्रीज लगाएं। इंडस्ट्रीज या तो खुद इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, या फिर आप लेकर आएँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, और बाकी मुल्कों को कहें कि यानी प्राइवेट सेक्टर को, बाकी मुल्कों को प्राइवेट सेक्टर को कहें कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करें पूरी दुनिया में। गाड़ियाँ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिस तरह इंडिया ने अभी एप्पल को अट्रैक्ट किया और आपका iPhone 15 इस वक्त जब बनेगा तो वो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ होगा और इंडिया से एक्सपोर्ट होगा। तो आप ये चीज़ देखें कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट। तो एक तो ये तरीका है इंडस्ट्रीज़। दूसरा ये कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ऑफ आवर यूथ बल्ज, इतनी बड़ी हमारे पास यूथ है, मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन। आप इनको थ्रू IT, फ्रीलांसिंग और इन स्किल्स के जरिए आप अपना IT एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जिस तरह इंडिया ने किया है। दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर IT सेक्टर। आप यहाँ पर यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करें, आप यहाँ पर IT सेक्टर को बूस्ट करें थ्रू स्किल्स, थ्रू स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स, थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज। अब बाहर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बैठा हुआ है, जो IT फर्म्स खोले बैठे हैं सक्सेसफुल, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, यहाँ पर बुलाएं और यहाँ पर एक वो जो डिजिटल पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है उसको इन लिटरल टर्म्स उसको आप वो करें। तो IT आपका कैन बी अ बिग सपोर्ट टू द इकोनॉमी। Tourism can also be a very big support to your economy. You can bring in a lot of dollars और यहाँ पे potential इस वक्त है। मैं यकीन करें, अब मैं रिसेंटली भी गया था, थाईलैंड गया था फॉर कॉन्फ्रेंस, तो फिर मैं ज़रा थोड़ा सा घूमने फिरने आगे पीछे निकल गया। वहाँ पर जो हमारे लोकल थाई होस्ट थे उन्होंने कहा कि आपका पाकिस्तान जो नॉर्दर्न एरियाज है, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट दैट, हमारी बड़ी ख्वाहिश है। आई वाज शॉक्ड कि थाईलैंड जो कि पूरी दुनिया में एक टूरिज्म कंट्री है और मानी जाती है, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस फॉर टूरिज्म, उसको नॉर्दर्न पाकिस्तान अपील करता है। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे आ सकते हैं, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, और हाउ कैन वी गेट इन टच विद सम टूर ऑपरेटर्स। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार टूर ऑपरेटर्स हैं लेकिन वो सारे लोकल हैं। वीज़ा, पाकिस्तान का वीज़ा इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टू गेट इन द वर्ल्ड। तो इतने सारे हर्डल्स हैं फॉर देम। फिर आपका जो नेशनल कैरियर है PIA, वो दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है। अब देखें टूरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है थाई एयर, पूरी दुनिया में उसके ऑपरेशंस हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट, बेस्ट क्वालिटी, और बड़े नॉमिनल से उसके रेट्स हैं। पूरी दुनिया में जो भी जहाँ भी टूरिज्म प्रमोट होती है वहाँ का जो नेशनल कैरियर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। PIA में सबसे पहले मैं और आप सफ़र ना करें, कि मुझे इतने बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ माई इंटरनेशनल ट्रैवल विद PIA कि मैं शायद दोबारा अगर मुझे कोई और फ्लाइट ना मिले तो शायद मैं PIA पे जाऊँ। तो और लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे और वो कैसे एक्सपीरियंसेस लेके जाएंगे, प्लस उसका नेटवर्क कितना छोटा है। आपसे PIA से इतनी बड़ी आपसे मार्केट्स चली गई हैं। उस दिन पिछले दिनों वर्जिन अटलांटिक जो एक बड़ा नेशनल कैरियर है UK का, उसने यकीन करें कि उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे पाकिस्तान फ्लाइट्स। अब उन्होंने पिछले दिनों अपने फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए। अब वो जो जा रहे थे उनके लिए इतनी बड़ी सेरेमनी रखी गई थी, फीते कट रहे हैं, केक कट रहे हैं, ये हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से। भाई आप तो वहाँ पर सोग बनाए, अपने आप को मारे पीटे, रोए धोए, उन्हें कहे कि रुके ना जाएं, अब यहाँ पर हमारे फ्लाइट ऑपरेशंस आप बंद कर रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, फीते, यानी इतनी बड़ी हम अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हैं। तो टूरिज्म पे मैं बात कर रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट, नॉट जस्ट फॉरेन रेमिटेंसेस और फॉरेन करेंसी, बट कैन आल्सो बूस्ट योर इंडस्ट्री और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकता है। आप देखें कि ईद के दिन होते हैं, हमारा जो लोकल टूरिज्म है उसमें इतना पोटेंशियल है कि मरी में और नथिया गली में होटल्स फुल बुक होते हैं, रोड्स पे लोग सो रहे होते हैं, वो उन 4-5 दिनों में वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो बूम करते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऐड करें तो वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर टूरिज्म। अच्छा, बात करें टूरिज्म में भी पोटेंशियल है, आपकी इंडस्ट्री भी जिस तरह टोयोटा ने भी स्टार्ट कर रिसेंटली, उसने अपनी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है अपनी इजिप्ट मार्केट के लिए गाड़ियाँ बना के यहाँ पे, ठीक है। पहले 4-5 महीने पहले टोयोटा वो थी जो अपना ऑपरेशन बंद कर रही थी पाकिस्तान में, अभी समहाउ कुछ हुआ है, वो अब एक्सपोर्ट की तरफ मूव कर रही है। तो बाकी इंडस्ट्री क्यों नहीं मूव करती होती, मतलब वो रीज़न क्या है बेसिकली। और एक तो ये हो गया, सेकेंडली से आपने एक पॉइंट आउट किया था CPEC के अंदर कि हमने पावर कोल लगा लिया हमने वहाँ पे जाके, लेकिन हमने जो बिजली हमने पाकिस्तान को देनी थी या फिर हमें एक्सपोर्ट करनी थी, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि कोल, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या फिजिबिलिटी वर्किंग नहीं होती है, मतलब कि यार कि मैं एक बिजनेस लगा रहा हूँ 100 रुपये का, और मुझे पता है कि मैं 100 रुपये मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐड करने, लेकिन मैं 120 रुपये के वहाँ पे कोल इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब एक मजाक नहीं हो रहा इकॉनमी के साथ।
बहुत सारे डील्स ऐसे होते हैं इस लेवल पर कि जो हमारी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट्स होती हैं उनको चूंकि फीते काटने होते हैं और उन्हें पता है हमारे पास टाइम कम है, तो हमने जाते जाते कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं ऑन आवर रिकॉर्ड हमारे क्रेडिट पे। जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन था विच वॉज बैडली नेगोशिएटेड और जिसकी वैसी ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज ऑल्सो ब्रॉट अंडर द सीपैक अम्ब्रेला। तो वो देखें उस तरह के प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स हम कह सकते हैं उन्हें। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स ये दे बिकम रिजल्ट ऑफ अ बैड डील एंड यू नो पॉलिटिकल मोटिवेशन। इसमें तो देखें सबसे पहले जो मेन जो रीज़न है वो आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है इकोनॉमी की, वही अनस्टेबल नहीं है। आपके मुल्क में डिफ़ॉल्ट की सायरन्स बज रहे हैं, तो हाउ कैन इंडस्ट्री डू परफॉर्म इन दैट। फिर आपकी एलसीज वगैरह बंद है। देखिए आप यहाँ पे अगर आप फिर भी प्रोडक्शन वगैरह या एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं गाड़ियों की असेंबली, लेकिन आपको जो सीकेडी किट्स वगैरह वो तो आपको इंपोर्ट करनी है ना। हाँ, आगे जाके गवर्नमेंट को ये टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए इंडस्ट्री को कि वो यहाँ पर सीकेडी किट्स भी बनाना शुरू कर दे, यानी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन शुरू हो, ना सिर्फ असेंबलिंग हो। तो वो फिर मेरे ख्याल से वो एक और एक मेरे ख्याल से एक कंपनी ने किया भी था, चंगान मेरे ख्याल से उन्होंने एक इनिशिएटिव किया था यहाँ पे, कुछ उन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे अलॉन्ग विद द पार्ट्स। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक आटे में नमक के बराबर है। इस रियलाइजेशन को, इस नैरेटिव को देखिए, मेरे ख्याल से इट ऑल हैज़ टू कम डाउन टू अ नैरेटिव। गवर्नमेंट को नैरेटिव ही इकोनॉमी के गिर्द क्रिएट करना होगा। इंडिया में इस वक्त और कोई बात नहीं होती। इकोनॉमी, बिजनेस, शार्क टैंक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, IITs, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, बातें ही वहाँ पे आ रही। यहाँ पे बातें जनाब टेररिज्म, घड़ी चोर, पॉलिटिकल यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आप बात ही इसी पे कर रहे होंगे, जब आपकी प्रायोरिटीज यही होंगी, तो आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? आप इंडस्ट्री का माइंड कैसे बना सकते हैं? आप नैरेटिव और जो ये इकोसिस्टम है वो आपने थ्रू नैरेटिव क्रिएट करना होगा। और ये जब तक इस पे बात नहीं होगी, जब तक इस पे एक हायर लेवल पर जो है ना एक सोच क्रिएट नहीं होगी कि वी हैव टू डू दिस, मेरे ख्याल से इट विल बी अ डिफिकल्ट। जितनी डिस्कशन आपके साथ हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि इंटेंशन हमारी ठीक नहीं है। अगर हम कभी ब्लेम करते हैं कि जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर है, वो ठीक नहीं बना रहे हैं, उनकी इतनी फिजिबिलिटी नहीं कर पाते, फिर नीचे हम आते हैं, हम भी अपने लेवल पे करप्शन कर रहे होते हैं जितनी भी हमें मैसर होती है ना कर करा के। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से नेशन ना एथिकल वैल्यूज़ बड़ी नीचे जा चुकी हैं। जब तक वो ऊपर नहीं आएंगे ना, वो सारी इंटरलिंक्ड है। वो आएंगे तो आपकी रूल ऑफ लॉ बेहतर हो जाएगा, वो आएंगे तो अपना काम जिम्मेदारी से लोग कर रहे होंगे, तब जाके चीज़ें बूम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, लास्टली बड़ी लंबी डिस्कशन हमारी होगी, शायद 1.5 घंटे पे चली गई है। ये बताएंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर बूम करवाना है, कुछ करना है, तो मतलब वो कौन कौन से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होंगे जो गवर्नमेंट ने लेने चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि साथ में हम ये देख रहे हैं कि जिस नई गवर्नमेंट ने आना है, 2 ऑप्शन कही जा रही है कि है कि अपनी जो लोन की रिस्ट्रक्शन कर लें, कुछ लोग कहते हैं दोबारा से लोन ले लें। तो इसके ऊपर क्या बेसिकली इसकी बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें बेसिकली हैं, लॉजिक्स क्या हैं इसकी? देखिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आपको इन द शॉर्ट टर्म तो आपको जो आपका फिस्कल गैप है उसको फिल करना होगा, क्योंकि आपने हर साल आप कर्जे लेते हैं मजीद कर्जों को वापस करने के लिए। तो इन द शॉर्ट टर्म ये फिस्कल जो डेफिसिट है उसको आपने पूरा करना है और फाइनेंशियल ये फिस्कल स्टेबिलिटी लेकर आनी है थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेजर्स। आप लें, आप बात करें, चाइनीज से बात करें कि यार हमें दे दें कोई टैक्स छूट दे दें, सॉरी वो हमें दे दें, हमारे साथ टैक्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग करें हमारे साथ, और हमें कोई डेट इंसेंटिव दे फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। जब तक हम अपनी फिस्कल स्टेबिलिटी नहीं पूरी कर पाते, आप तब तक हमें ये कर दे, रोल ओवर कर दें 3-4 सालों के लिए कर दें। अब ये इन एन आइडियल सिचुएशन बट कैन बी डन इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल एंड इफ वी आर टफ नेगोशिएटर्स। तो ये जो शॉर्ट टर्म में जिस तरह भी गवर्नमेंट करती है, एड़ी चोटी का जोर लगा के ये उनको शॉर्ट टर्म में तो ये करना होगा। लॉन्ग टर्म में आपको इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए ऑब्वियसली आपको रिफॉर्म्स करने होंगे। रिफॉर्म्स हैव टू बी अनपॉपुलर। आपने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को आपने टैक्स नेट में लाना होगा। आपने जो है ना जो अपना बाकी के जो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल वगैरह, इन चीज़ों को भी आपको टैक्स नेट में लाना होगा और कोशिश करनी होगी कि टैक्स बिकम्स जिस तरह ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि टैक्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है कि आपका और स्टेट का जो ताल्लुक है, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन टैक्स भी है।
आपका एक ताल्लुक है स्टेट के साथ, एक ट्रांजैक्शन हो रही है थ्रू टैक्स। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी रियलाइज़ करानी होगी लोगों को कि टैक्स आपने देना है, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। रियल एस्टेट में इस वक्त हो ये रहा है कि गवर्नमेंट ने तो एक लगा दिया है, डीसी टैक्स लगा दिया है, डीसी रेट, लेकिन लोग उसको मानते ही नहीं है, अंडर वैल्यू करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को और कम टैक्स देते हैं उस चक्कर में। तो इन लूप होल्स को भी आपने फिल करना है। पावर सेक्टर में आप आएँ तो आप लाइन लॉसेस जो है ना उनको रिड्यूस करें, रिफॉर्म्स करें, अपग्रेड करें अपने पावर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप उसको उठाएँ, अपना टूरिज़्म को आप बूस्ट करें, आप लोग प्रमोट करें टूरिज़्म को कि लोग आएँ यहाँ पर बाहर से अपना पैसा लेकर आएँ। एक्सपोर्ट सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करें। These have to be the reforms in the long term which can actually make Pakistan a 1 trillion economy, जो हम कह रहे हैं ऑन पेपर एग्जिस्ट, बट इसको पोटेंशियल है। 240 मिलियन लोग हैं यहाँ पे और जिसका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग। पूरी दुनिया में इस वक्त पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी में, जापान में पॉपुलेशन रेट्स आर इन माइनस। वहाँ पर जो लीडर्स हैं उनके इमैनुअल मैक्रोन, एंजेलिना मर्केल टाइप, यूके की ये जो थेरेसा मे टाइप थी, yes they are all childless, इनके बच्चे नहीं है। this is the example they are setting for their nation. Their institution of marriage is declining, it's breaking down. वहाँ पे बच्चे पैदा करना है उनके लिए एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। हमारे यहाँ उसको फख्र समझा जाता है और अगर 2-3 ना हो तो कम से कम उससे बात नहीं बनती। तो द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। अभी भी आपके पास एक बहुत बड़ा यूथ मेजॉरिटी बल्ज मौजूद है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं टू इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट देम इन द इकोनॉमी। आप यकीन करें, आप किसी दिन जाएं, मेरे पिछले दिनों आए थे, कोई मेरे कजन्स हैं बाहर यूरोप में रहते हैं, तो उनको इस्लामाबाद मैंने घुमाना फिराना था। तो इट वाज अ वर्किंग डे, लेकिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मैं चला गया उन्हें घुमाने फिराने। तो मैं गया ये लेक व्यू पार्क में, तो मुझे लगा कि दिन का टाइम है, शायद खाली होगा। यकीन करें कि इट वाज फुल ऑफ यंग गाइज, और जो पढ़े हुए, कोई टिकटॉक बना रहा है, तो कोई वीडियोस देख रहा है, तो कोई वैसे ही धूप एंजॉय कर रहा है ऑन अ वर्किंग डे। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि यार ये हमारी नौजवान है, इन्हें दफ्तरों में होना चाहिए, काम करना चाहिए, कोई पैसे कमाए, कोई काम करे, कोई मजदूरी करे, कोई लेबर का काम करे, कोई वेल्डिंग करे, टेक्नीशियन का काम करे। यहाँ पे ऑन अ वर्किंग डे ये लोग बैठे हुए हैं। यूरोप में आप जाए तो आपको दिन के टाइम पार्क्स खाली पड़े होते हैं क्योंकि हर कोई काम पे गया होता है। तो दिस इज द माइंड सेट दैट वी हैव टू क्रिएट टू, ये यंग लोग के आपको एक माइंड सेट क्रिएट करना है कि भाई यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन द इकोनॉमी एट एनी लेवल दैट यू कैन। तो ये सारी बात में टू वे चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, रिफॉर्म करनी है, और शॉर्ट टर्म में अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली एक आप कह लो ना कि रिफॉर्मेशन की तरफ जाने के लिए। और सेकेंडली एज ए सोसाइटी हमें ना इवॉल्व करने, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को इवॉल्व करना है। हम तो वो कौम है कि सिग्नल्स पे रुके ना, बाहर जाके ये चीज़ रुकते होते हैं। तो वो चीज़ जब तक हमारे अंदर नहीं है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान उसके बगैर प्रोग्रेस नहीं कर पाए, जितनी मर्जी पॉलिसी बना लें। एहसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े मज़े की डिस्कशन आपके साथ हुई है। ऑल्दो अभी बजट के ऊपर चीज़ें रहती होती हैं, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपको दोबारा कैचअप करते हैं एक बजट के ऊपर, क्योंकि जिससे कि आप थी ना, आप मुझे बोल रहे थे, मुझे मतलब सुन के मज़ा आ रहा था यार, इतने मतलब अच्छा ये पर्सपेक्टिव आप लेके आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से व्यूवर्स तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक दिस, देन प्लीज स्टे कनेक्टेड, एंड खुदा हाफिज़ टिल द नेक्स्ट एपिसोड।